ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सिर्फ लड़कियों को ही वो लोग अगवा करते हैं कि लड़कों को भी करते हैं? लड़के का रेट है 10 लाख रुपए, लड़की का है 5 लाख रुपए। अगर पार्ट्स को आदमी के निकाल के बेचा जाए तो एक आदमी के शरीर से 6 करोड़ से ऊपर के पार्ट निकलते हैं। तो आप ये सोचिए कि जिंदा आदमी 6 करोड़ का है तो मरने के बाद तो है ही है। जो शेल्टर होम में मर रहे हैं, मर थोड़ी रहे हैं, उनको बताया जाता है कि मर गए। अब कौन देखने वेरिफिकेशन करने बैठा है? ये वर्कर्स बोलो या चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलो, बेगर्स बोलो, ये इतने सारे लाखों में ऐसे औरत हैं। तो ये सारी औरतें नॉर्मल घर के बच्चों को पकड़ के ही हो रहा है या किसी गरीब देश से आते हैं, वहाँ से उन्हें उल्लू बना के लेके आते हैं? अब आपकी नज़र में कोई बच्चा या लड़की खो गई है, साल 2 साल 5 साल आपको ट्रेस नहीं हुआ, वो कहाँ मिलेगी? कहीं ना कहीं कोठे पे मिलनी है। हम उस सोसाइटी में, समाज में जी रहे हैं जहां हम अपनी बच्चियों को, आप अपनी लड़की को 10 मिनट के लिए अकेले नहीं छोड़ सकते। ये लुधियाना का केस है। एक छोटी लड़की, माइग्रेंट फैमिली, 12-13 साल की, उसकी मम्मी ने कहा बेटा ऑटो से जा, संभाल लिया। उस ऑटो वाले की नीयत बदली, अकेला था, उसे ले गया खेतों में, फिर एक जगह अकेला कमरा था। 15 दिन उस लड़की को नशे की गोलियां रोज दी ना, उसकी तसल्ली होगी ना, हाँ मेरा पेट भर गया, दिन में 5-5, 7-7 बार कर रहा हूँ, तब उस लड़की को रोड पे फेंके गया। उस लड़की को जब हमने हॉस्पिटल में लेके गया, उसे चलाने गया, मुंह खुला रह गया ऐसे। अभी क्या होता है, माइग्रेंट्स जब काम चले जाते हैं तो उनके बच्चे घर पे अकेले रह जाते हैं। अब उसमें उस बच्चे को अकेला मिल गया। अब उसने दारू पी रखी, देसी पौवा रखा हुआ है, बीड़ी पी रहा था, आरी से उस लड़के का सिर काटा है, गर्दन काटी है, साइड में रख दिया, सिगरेट पी रहा है और तेल लिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को जला रहा है, मरे हुए बच्चे के साथ किया और बच्चों को काट काट के खा रहे हैं। राक्षसों से भरा हुआ है हमारा समाज। व्हाट डज लॉ से? मैंने एक फांसी की सजा करवाई। फांसी अनाउंस होने के बाद भी उस अक्यूज्ड को राइट है, मेरा पेट दर्द मार रहा है जी, मुझे इलाज करवाया जाए। उसे भेजा गया चंडीगढ़ पीजीआई में पेट का इलाज कराने के लिए। वहाँ कह रहा मुझे वॉशरूम आइए जी। पुलिस वालों ने हथकड़ी खोली, वहाँ से भाग गया। सिर्फ एक पुलिस वालों की 2 मिनट की गलती, अब तक वो बंदा पकड़ा नहीं गया। पहले सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिछले 3 साल से ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस बनाते हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं और आपको समाज का एक आईना दिखाते हैं। आज भी हमने ऐसे ही महत्वपूर्ण गेस्ट बुलाए हैं, एडवोकेट योगेश प्रसाद जी, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और आप जैसे आम आदमियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्सुअल ट्रैफिकिंग या बच्चों के साथ जो अन्याय होते हैं, जो भिखारी बना दिया जाता है, उन्हें सड़कों पे भीख मांगने के लिए रख दिया जाता है, उन सब की मदद करते हैं। तो आप भी इनसे कैसे जुड़ सकते हैं और समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये जानते हैं इस पॉडकास्ट में। चलो शुरू करते हैं। योगेश जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये मेरे ख्याल से सबसे पुराना, भले आप इमोरल बोलो या बोलो कि ख़राब बिज़नेस है, लेकिन सबसे पुराना बिज़नेस है। ये आज की बात नहीं है, उल्टा तो मैं ये मानता था कि आजकल होता ही नहीं है। ये शायद राजा महाराजाओं से भी पहले से चालू था। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, हिस्ट्री ऑफ दैट? राजेश जी, ये जो तस्करी है, जो ट्रैफिकिंग वर्ड है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना वर्ड है। हम अगर पुरानी फिल्मों में भी जाएं तो जैसे आपने वो देखी, बाहुबली देखी, उसमें उन्होंने अपना कटप्पा को किया हुआ था। वो भी एक स्लेव था, उसको किस चीज़ की एवज में बैठा के रखा हुआ था। तो ये बहुत पुराना वर्ड है। तो एक सिंपल, इसे 2 अक्षरों में नहीं कह सकते, मानव तस्करी। इसका इतिहास बहुत बड़ा, प्रेजेंट बहुत बड़ा और एक्सप्लॉयटेशन वो तो बहुत ही वास्ट लेवल की है। आप ये सोचेंगे कि हमारे जो लोग हैं उनके नॉर्मल लाइफ में भी हो रहा है, उन्हें पता नहीं चल पा रहा। बच्चे हैं आपके पास, घरों में नौकर काम कर रहे हैं, बाहर से लड़कियां काम करने आ रही हैं, हाउसमेड्स हैं जिनको फुल टाइम आपने रखा हुआ है, उनके माँ बाप का नहीं पता, कह देते हैं इनकी शादी करवा देंगे। दैट इज आल्सो ट्रैफिकिंग हैं। अब आप रास्ते में देखते हो मांगने वाले बैठे हैं, आपने तरस खा के किसी को 10-20 रुपए दे देते हो, पर क्या आपने उसकी हकीकत पता की कि कहीं वो बच्चा तस्करी का शिकार तो नहीं है? कभी देखा आपने, कभी गौर से देखा कि जो बच्चे को उसकी माँ औरत गोद में लेके बैठी होती है, उसके और उसके रंग में कितना फ़र्क होता है? तो ये भी ट्रैफिकिंग है। क्योंकि मैंने अभी सिग्नल पे योगेश जी, मैंने भी पैसे देना बंद कर दिया है। क्योंकि एक बार मैंने देखा ना, एक यंग लड़की थी, मुश्किल से 15 साल की होगी, उसके भी गोद में एक 3-4 साल का बच्चा था जो हमेशा सोया ही रहता है।
तो ये एक तरीके से हम पैसा देते हैं, तो क्या इसे बढ़ावा नहीं देते हम इस चीज़ को? राकेश जी, इसके ऊपर ना मैं आपको थोड़ा सा इसकी कहानी अभी और डीप में बताऊंगा कि जो तस्करी है, बैगिंग माफिया है, ये कैसे अप्रोच होता है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि जिन बच्चों को आप दे रहे हैं पैसे, वो 20-20 रुपये, 40-40 रुपये दिहाड़ी पे उनके घर वालों ने, उनके जान पहचान वालों ने उनको किराए पे दिया कि शाम को हमें वापस मुड़ जाना। तो ये सोचने वाली बात है कि आप उन्हें 40 रुपये उन्होंने शाम तक उनसे पूरे करने हैं और उनसे एक्स्ट्रा कमा के उन्होंने लेना है। दैट इज़ अ माफिया, जैसे आपने मर्दानी फिल्म में देखा होगा। हाँ, जो पार्ट 1 में मर्दानी में दिखाया है कि बच्चों को उठा लेते हैं। ये हो रहा है। डिसेबल्ड पर्सन, बूढ़े जिनको गोदियों में बैठा के ले जाते हैं, शाम को कंधे पे बैठा लिया, सुबह आ जाओ जी, तुम्हें 40 रुपये तुम्हारे घर वालों को दे देंगे, शाम को 40 रुपये मिल जाते हैं उनको, बैगिंग माफिया ने ले जाता है। ये तो रूटीन का काम चल रहा है। अभी मैं योगेश जी एक चीज़ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जब हम बोलते हैं तो इसमें क्या क्या क्राइम्स आते हैं? लोग बेगर्स के लिए, बेगिंग के लिए लेके जाते हैं, और क्या क्या चीज़ों के लिए होता है? देखिए, ट्रैफिकिंग जो है 370 थी, अब 143 में आ गया। ट्रांसफ़र, रिसीव्स, हार्बर, सेल, परचेज, एक्सप्लॉइटेशन, एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग पर्सन। मतलब आप किसी बंदे को ले जा रहे हो, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, फिज़िकली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, उसको परचेज कर रहे हो, उसके ऑर्गन्स को बेच रहे हो, उसकी लेबर मेहनत को खा रहे हो, वेजेस को खा रहे हो, हर तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशन है। अब जैसे कि आपने देखा सेल परचेज, इमोरल ट्रैफिकिंग, वो ये मत समझिए कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता। ये नॉर्मल लोगों को, जो बच्चे जो गायब हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? मतलब अच्छे घर के भी बच्चे जो गायब होते हैं, ये बेगर ट्रैफिकिंग में जाते हैं। बैगर नहीं, सेक्स ट्रैफिकिंग में भी, बैगिंग ट्रैफिकिंग में भी। मैं रिसेंट केस एक बताना चाहूँगा लुधियाना का। एक लड़की अच्छे ख़ानदान से घर से निकल गई गुस्से में। अब वो ट्रेन पकड़ के लुधियाना आ गई और उसकी नज़र पड़ गई ट्रैफिकिंग माफिया की उस पर। उसको उठाया, लड़की मात्र 14 साल की, 13-14 साल की, उठाया कर आजा तुझे रोटी खिलाते हैं, उसे खिलाया। मैं कह रहा हूँ जब उसको पकड़ा था इतने सी थी वो, और जब हमने उसको रेस्क्यू हुई, वो लड़की वापस आई इन बिटवीन 6 महीने में एक हेल्दी लेडीज से ज़्यादा भारी शरीर हो गया था। उसको इतनी दवाइयाँ खिलाइयाँ, उसको इतना एक्सप्लॉइट किया, उस केस में 8 दोषियों को सजा करवाई। मैं समझा नहीं, ये थोड़ा ढंग से समझाइए। एक 14 साल की लड़की अचानक आपको इतनी बड़ी कैसे दिखने लग गई? घर से गुस्सा होकर भागी, अब भागी स्टेशन पे आई। स्टेशन पे जो ट्रैफिकिंग माफिया हैं, बैगिंग माफिया हैं, जो सेक्स ट्रैफिकिंग माफिया है, ये एक्टिव रहते हैं। वो नज़र होती है कि भाई ये बच्चा अकेला है। अब उन्होंने देखा कि ये इस बच्ची के साथ कोई नहीं है, कह रहे आजा बेटा तुझे रोटी खिलाओ। ले गया उसे कहाँ ले गया? ब्रोथल पे। वहाँ पे उसे रोटी पानी खिलाई। अब उसको मेडिसिन दिया कि उसका ब्रेस्ट पार्ट और प्राइवेट पार्ट जल्दी ग्रो कर जाए। 14 साल की बच्ची को? जी। और वो इंजेक्शन से वो बड़ी हो जाती है? जी। उसको जब मैंने देखा, मैं अज्यूम कर रहा था कि ये 29-30 साल की लड़की होगी। जब हमें अपने आप को अजहर नहीं रहेगी, जब उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, जब पुलिस ने उसको रिकवर किया, ये तो मात्र 14 साल की थी। तो क्या ऐसे इंजेक्शंस मिलते हैं जिससे बच्ची अचानक जवान हो सकती है? सर, ब्रेस्ट पार्ट बढ़ता है, प्राइवेट पार्ट बढ़ते हैं, दवाइयाँ हैं सर। तो इस सब जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सिर्फ लड़कियों को ही वो लोग अगवा करते हैं कि लड़कों को भी करते हैं? सर देखिए, ज़्यादातर 90% विक्टिम्स हैं वो लड़कियां हैं, क्योंकि सेल परचेज इन्हीं की ज़्यादा है। आपने एक शायद मूवी भी देखी होगी जिसमें फर्स्ट टाइम कार्डिनल सेक्स करने के लिए कहते हैं कि कैंसर का इलाज हो जाता है। लक्ष्मी मूवी शायद। हाँ, या वर्जिन चाहिए लगती है लड़की, तो उसके लिए वो फर्स्ट टाइम के लिए 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए देते हैं, क्योंकि क्या मानना है कि कैंसर ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है, ये उनकी प्रजम्पशन है। और ये लिटरली केस मैंने देखा हुआ है दिल्ली में। एक लड़की को फर्स्ट टाइम किसी ने जब उसके साथ सेक्स किया 5 लाख रुपए, सेकेंड टाइम 4 लाख, थर्ड टाइम 3 लाख, ऐसे करते करते जब हमने उसकी FIR देखी तो मोर देन 80 पर्सन्स ने उसके साथ रेप किया हुआ था। तो आप ये सोचिए, हमारे यहाँ हमें डर लग रहा था कि मतलब कि हम लड़की को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, जब 80 लोगों ने उसके साथ किया था। तो वो बिकी, पैसे किसने लिए? जिसने उसको पकड़ा। और ये देखिए कि इनको पकड़ने वाला करने वाला कॉमन ही बंदा है, एक गैंग ऑपरेट हो रहे हैं ये।
लेकिन अभी योगेश जी एक वापस हम बेसिक्स पे आते हैं। ये सेक्सुअल वर्कर्स बोलो या चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलो, बेगर्स बोलो, ये इतने सारे तादाद में हैं क्योंकि हर शहर में दिल्ली में भी जीबी रोड है, यहाँ कामाटीपुरा है मुंबई में, आप कलकत्ता में जाएंगे तो वहाँ पर भी उनके बड़े बड़े जगह हैं जहाँ पे सेक्स ट्रैफिकिंग है, और बहुत लाखों में ऐसे औरतें हैं। तो ये सारी औरतें नॉर्मल घर के बच्चों को पकड़ के ही हो रहा है या कहीं दूसरे देश से लेके आए जाते हैं, किसी गरीब देश से आते हैं, वहाँ से उन्हें उल्लू बना के लेके आते हैं? देखिए राकेश जी, ये ना जो विक्टिम्स होंगे या इनको ट्रेड में धकेला जाता है, मैंने जैसे आपको बताया ना, ये नॉर्मल घरों की लड़कियाँ हैं। नॉर्मल घरों से हाई प्रोफाइल भी हैं जो मिसिंग हैं, जो उनका नहीं पता चल पा रहा है। अब आपकी नज़र में कोई बच्चा या लड़की खो गई है, साल 2 साल 5 साल आपको ट्रेस नहीं हुआ, वो कहाँ मिलेगी? कहीं ना कहीं कोठे पे मिल गई। देखिए, आप ये सोचिए कि हम उस सोसाइटी में, समाज में जी रहे हैं जहाँ हम अपनी बच्चियों को, आप अपनी लड़की को 10 मिनट के लिए अकेले नहीं छोड़ सकते। आप समझ रहे हैं? बड़ा सोचने वाली बात है कि अगर मैं अपनी बेटी को 10 मिनट के लिए रोड पे अकेला छोड़ दूं, मैं इतना सेफ नहीं हूं। और जब किसी की बच्ची जो खो जाती है, साल 2 साल नहीं मिलती, आपकी उसकी गारंटी लेते हैं कि वो सही मिलेगी? नहीं। राक्षसों से भरा हुआ है हमारा समाज। लेकिन फिर पुलिस क्यों नहीं कुछ करती? जब कोई कंप्लेन देता है कि गुम हो गई है बच्ची मेरी, तो पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाती? सर, ये सारा तंत्र है। अब कई जगह वो भी बेबस है, उनकी जुडिक्शन है, हम रेस्क्यूज़ करते हैं। जब लड़के को निकालते हो करें, हमारी जुडिक्शन, हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट नहीं जा पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। अब ये नेटवर्क इंटरनेशनल है। अभी मेरे पास एक इंटरनेशनल केस था, तर्किश लड़की, उसको इंडिया में भेजा गया कि तू जा, तुझे दिल्ली में होटल में काम मिलवाएंगे, मैनेजर की पोस्ट देंगे। बहुत पुराना केस है, ये 15 का केस है। आई, उसे देखा, उसे पता चल गया। अब यहाँ के इंडियंस लोगों को तो, जो ब्रोथल में जो मतलब कस्टमर थे, उनको ये नहीं पता चला कि ये तर्किश है कि रशियन है। उनको रशियन कह के परोसा जाना था उस लड़की को। इन बिटवीन उस लड़की को पता चल गया कि मुझे ये सेक्स ट्रेड में लेके आए हैं। तो वो चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ी दिल्ली में, ट्रेन से, कार से। तो पुलिस के पास चली गई कि भाई मुझे है कि ये सेक्स ट्रेड में धकेलेंगे। तो हमने उस लड़की का केस लड़ा। तब उसे बताया गया कि उसे वहाँ से भेजा गया कि तुझे इंडिया में इतने $1000 पे मैनेजर की पोस्ट मिली है और तुम वहाँ चले जाओ, काम कर लो, और यहाँ मुझे सेक्स ट्रेड में धकेला जा रहा था। हमने उस केस को लड़ा, उस लड़की को 5 लाख कंपनसेट करवाया और डिपोर्ट करवाया उसकी कंट्री में, वापस भेज। ये हो रहा है सर। अब ये तो एक है, नेपाल, बंगाल, बांग्लादेश, आप देखिए रोहिंग्यास की लड़कियाँ हैं, नेपाली लड़कियाँ। ये मजनू का टीला है दिल्ली में, सारे तिब्बतन नेपाली मार्केट है सारी, ये वहीं से तो आ रहे हैं। ये रुक नहीं रहे, इंटरनेशनल लेवल पे है। लेकिन इनको वहाँ पे सच बताया जाता है वहाँ पर कि यहाँ आपको सेक्स ट्रैफिकिंग या जो भी मसाज पार्लर में, इनमें आपको डाला जाएगा, या वहाँ उनको झूठ बोल के लाया जाता है? सर, ये झूठ बोल के बुलाया जाता है। अब किसी को अगर पहले ही ये बता दिया जाए कि तेरा शरीर बेच के तेरे को पैसे कमाया जाए, कौन आएगा? उन्हें तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, तू चल, तुझे मैनेजर बनाऊँगा, तू चल वहाँ पर। अब उनको ये होता है कि वहाँ से अब 10 पढ़ी हुई हूँ, मैं 5 पढ़ी हूँ, मुझे कौन इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, मैनेजर की नौकरी मिल जाएगी, दीदी बन जाऊँगी। अब जब समय गुजरता है, जब पता चलता है ये तो हमने ट्रैफिकिंग में आ गए हैं, कोठे पे आ गए हैं, फिर वो भी एक ही एज लिमिट है उनकी सर। उनको दिन का 8-8 हज़ार रुपये टारगेट है। एक लड़की को दिन में 8 हज़ार रुपये कमाने हैं, 300-400 पर शॉट से लेते हैं वो। आप सोचिए कि वो कितने जनों से अब्यूज़ होती है रोज़। अब वो भी एक एज लिमिट के बाद, वो 25-30 साल के बाद वो भी एक्सपायर हो जाती है लड़की, कि भाई उसकी जगह नहीं लेनी पड़ती, वो दीदी बन जाती है। उसको फिर दीदी बोला जाता है कि ये दीदी है। इनके हौसले इतने बुलंद हैं राकेश जी। मैंने दिल्ली में रेस्क्यू किया था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। तो जो उस कोठे को चला रही थी ना, जो दीदी बोलते हैं, वो दीदी बोलते हैं, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया हमारे सामने। एक लड़की हमने बंगाल की निकाली थी, तो वो ज़मीन पे यूँ बैठ गई। पुलिस वाले से करे, अरे यार जल्दी कर, मेरे घुटने दर्द मारे, अंदर डालने मुझे छोड़ दे। मतलब उनकी भी हौसले इतने खुले हुए हैं। जैसे आप ये फिल्में देख रहे हैं, मर्दानी, 1, 2, अक्यूज़ के कितने हौसले खुले हुए हैं। लेकिन फिर इनके ऊपर किसका हाथ होता है? कैसे एक मतलब औरत ही जो दीदी बनती है, वो इतने हौसले कैसे आ सकते हैं? रखिए जी, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये कहानी है, इनके ऊपर मंत्रियों के भी हाथ हैं, कुछ नेताओं के हाथ हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के हाथ हैं, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। आप ये सोचिए कि आज कोई छोटी सी फर्म हमें चलानी पड़ी होती है तो हमें कितना
सेटअप बनाना पड़ता है, और इतना बड़ा गैंग चलाने के लिए तो छोटा मोटा नेटवर्क तो हमारा चाहिए नहीं। बराबर है। तो इससे मुझे एप्स्टीन्स फाइल्स की याद आती है, जो अमेरिका में अभी सबसे बड़ा केस था, जिसके बाद अभी ये वॉर हो रहा है। तो ये एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ अमेरिका में नहीं बोल सकते, भारत में भी होता है ऐसा कुछ? सर एप्स्टीन फाइल भारत में हर शहर में हो रही है। आपको 2-3 केसेस तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक केस जो मैंने खुद किया, देखा, जिसमें मैंने सज़ा दिलवाई। एप्स्टीन फाइल एक ये नहीं है कि आप एक्सट्रीम लेवल के पैसे वाले हो, आप दुनिया में जो मर्जी करो, नहीं, एक साइकोटिक चीज़ है। किसी ह्यूमन को काट रहे हो अपनी, बस उसके लिए बच्चों को कि मेरे को तसल्ली मिल रही है, प्राइवेट पार्ट में उसका मैं चाकू मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक केस था जिसमें 5 साल का लड़का, 4.5-5 साल का लड़का, उसका पड़ोसी बैठा है। अब ये क्या होता है, माइग्रेंट्स जब काम चले जाते हैं तो उनके बच्चे घर पे अकेले रह जाते हैं। और दूसरा जो जिसकी नीयत फिसली होती है, दोषी है, या कहते हैं जो जेफरी एप्स्टीन टाइप के बंदे होते हैं जो उनको करवाते हैं, उनकी नज़र रहती है कि बच्चा कब अकेला मिले। अब उसमें उस बच्चे को अकेला मिल गया। अब उसने दारू पी रखी, देसी पौवा रखा हुआ है, बीड़ी पी रहा था। अब पीते पीते उसके दिमाग में सनक चढ़ी, जेफरी उस वाली जो फाइल्स देखी हमने, उसने लकड़ी वाली आरी ली सर, आरी से उस लड़के का सिर काटा है, गर्दन काटी है, साइड में रख दिया, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी उसको जला रहा है, लिटरली उसके प्राइवेट पार्ट्स को, बच्चे को, लड़के को, लड़की नहीं लड़के को। और तेल लिया, सरसों का तेल की बोतल मिली है, उसको लगाया अपने प्राइवेट पार्ट पे, उसके अनस पार्ट पे मरे हुए बच्चे के साथ सेक्स किया उसने। आप ये सोचिए कि उसका क्या कसूर था बच्चे का, किसी नॉर्मल परिवार का ही बच्चा। ये एक नहीं है सर, दिल्ली में आपने देखा अभी जो कौन सी वो चल रही है, सेक्टर 36 बच्चों को काट काट के खा रहे हैं। ये तो सर वो हैं जो हमें हाईलाइट हो रहे हैं, जो हाईलाइट नहीं हो रहे, जो रजिस्टर नहीं हो रहे, जिन बच्चे मिसिंग हैं, उनका कुछ नहीं पता चल रहा, वो तो कितने हैं। ये तो मैं आपको मैंने आंखों देखी हुई बात बता रहा हूँ, जिनको देखा। उस बच्चे का बाप ना मेरे पास, मैं उसके ना आपको रखे इमेज बता नहीं सकता, लेबर क्लास बंदा, वो कह रहा वकील साहब सिर्फ मैं अपने बच्चे के इंसाफ के लिए बैठा हूँ कि अगर मेरे बच्चे को इंसाफ ना मिला जो मर गया है, तो शायद मैं इसी कोर्ट के ऊपर से छलांग मार के मैं मर जाऊँगा। तो वो चीज़ें हमें अंदर से झकझोर देती हैं कि अगर इस बच्चे के बाप को इंसाफ ना मिला तो हमारी भी ज़िंदगी। ऐसी जेफरी एप्स्टीन जैसी कितनी फाइलें। लेकिन एक चीज़ मैं अलग समझना चाहूँगा कि जेफरी एप्स्टीन अमीरों को लड़कियां परोसता था, या जो भी आप बोल रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले बच्चे, या अलग ट्रांसजेंडर्स, और वो क्या खाते थे, अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते थे। ये एक मानसिकता है आप बोलेंगे, मतलब विकृता बोलेंगे इसे? तो ये सिर्फ अमीरों में नहीं, ये हर क्लास ऑफ लोगों में? ये सर एक ना सेक्सुअल, पहले क्या था कि आज से हम अगर 100-200 साल पहले चले जाएंगे ना, तो उस टाइम पे क्या होता था, यौन करना यानी सेक्स करना एक था कि ठीक है, इज्जत होती थी, चुनरी में घूंघट के नीचे सारी चीज़ें होती थी, शादीशुदा हस्बैंड वाइफ होते थे। अब कुछ समय जब अंग्रेज़ों के बाद आए, अब ये खुलने लग गए। अब लोगों की झिझक इतनी खुल गई कि अब वो सेक्स उनके लिए कार्डिनल सेक्स नहीं है, इंटरकोर्स नहीं है, वो हवस मिटाने का साधन बन गया कि हवस कैसे मिटाएं। ये इसमें अमीर वाला कॉन्सेप्ट तो छोड़े कि मतलब जो अमीर हैं वो उनके पास तो वो जेफरी जैसे बैठे हैं, उनके पास तो अंधा पैसा। जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सोर्सेज बन जाते हैं। अब एक बात बताता हूँ, एक दो दोस्त थे और ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करते करते एक लड़की का बाप हैंगओवर हो गया, मतलब पी के टुल्ल हो गया। दूसरा जिसके दिमाग में सनक चढ़ी थी, उसने उस बच्ची को बार बार देख रहा था, बच्ची कभी नमकीन ला रही थी, कभी कुछ ला रही थी। तो बाप हो गया हैंगओवर, उसने उस लड़की को ब्रूटली रेप किया, 6 साल की लड़की। रेप करने के बाद उसके दिमाग में आया है, यार ये तो बहुत कम है अभी, मतलब बहुत कम किया मैंने इसके साथ, लड़की के साथ। रेप करके भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। उसने एक पत्थर लिया, बाप हैंगओवर था, माँ है नहीं थी घर पे, पत्थर लेके उसके सिर की ना चटनी बनाई। मतलब आप सोचिए कि पत्थर लेके उसके सिर की चटनी बनाई है, लिटरली चूरा किया है उस हड्डी का, तब जाके उसे तसल्ली आई है कि रेप से भी उसका पेट नहीं भरा।
उस केस में हमने उस दोषी को केस लड़ा, फांसी की सज़ा करवाई। अभी उसे कंफर्म नहीं हुई है, ऊपर से हाई कोर्ट से, सेशन से उसे फांसी की सज़ा। तो ये दुनिया में लोग बसे हुए हैं। ये एक केस नहीं, मेरे अब तक 70 केसों में सज़ा करा चुके हैं। योगी जी, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि ऐसे कहा जाता है कि आधे भारतीय ही दुबई चलाते हैं। जहाँ दुबई में भारत नौकरी करने जाते हैं भारत के लोग, वहाँ वो बिल्कुल भी क्राइम नहीं करते। खासकर ये क्राइम तो बिल्कुल भी नहीं करते। वहाँ तो होमोसेक्सुअलिटी भी क्राइम है, लेकिन बाकी भी कोई क्राइम नहीं करते, क्योंकि वहाँ सज़ा बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा एक सुनने में आता है। तो भारत में क्यों हम निर्भय हो जाते हैं और ऐसे बहुत सारे निर्भया जन्म लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है, फिर भी हम सीखते नहीं हैं? जबकि निर्भया हत्या के बाद इतना बड़ा वो केस हो गया था कि सब जगह वो दोषियों के नाम थे, थू हो रही थी, फांसी हो गई उन्हें, लेकिन फिर भी आज रोज रेप हो रहे हैं। इसका क्या कारण है कि हम डरते नहीं हैं किसी सज़ा से? राकेश जी, ऐसा है कि जैसे दुबई है, अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ रूल इतने स्ट्रिक्ट हैं, इम्प्लीमेंट साथ के साथ होते हैं। हफ्ते 10 दिन 15 दिन में सज़ा हो जाती है। यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जजेस कम हैं, और क्राइम में भी ना जो क्रिमिनल्स हैं वो डर नहीं रहे हैं। क्रिमिनल डर नहीं रहे हैं। अब एक रिसेंट केस में मैंने एक और फांसी की सज़ा करवाई, जिसमें एक बंदे ने 5 साल की लड़की को लिया, चॉकलेट के बहाने अपने घर में ले गया। वो भी पड़ोसन थी। आप सोच सकते हैं कि क्लास क्या होगी। आप पड़ोसी हर बंदा विश्वास पे चला जाता है, सामने वाले भैया हैं, या आप लोगों के नॉर्मल घरों में भी अगर आपका पड़ोसी आके कहा, जब बच्चा को खिलाते हैं। अब उसने उस बच्ची को खिलाया, चॉकलेट ली। अब ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो लड़की मर गई। मरने के बाद उस लड़की अपने क्राइम को छुपाने के लिए उस लड़की को बेड के बॉक्स में बंद कर दिया। करने के बाद वो भाग गया। इतने दिन फरार रहा, 15 दिन बाद वो बॉर्डर पे जाके पकड़ा गया, नेपाल बॉर्डर पे। ठीक है, अब पकड़ा गया, उस केस को कंटेस्ट किया, उसमें भी फांसी की सज़ा हमने करवाई। अब मज़े की बात ये देखिए कि फांसी अनाउंस होने के बाद भी उस अक्यूज़्ड को राइट है, मेरा पेट दर्द मार रहा है जी, मुझे इलाज करवाया जाए। उसे भेजा गया चंडीगढ़ पीजीआई में पेट का इलाज कराने के लिए। वहाँ कह रहा मुझे वॉशरूम आइए जी। पुलिस वालों ने हथकड़ी खोली, वहाँ से भाग गया। अब जिस बच्ची के साथ गलत हुआ उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जिस परिवार के साथ हुआ वो पूरी ज़िंदगी परिवार ट्रॉमा होगा। सिर्फ एक पुलिस वालों की 2 मिनट की गलती, वो अक्यूज़्ड भाग गया। उसको पता है मैंने मरना ही मरना है, भले वैसे मर जाऊँ पुलिस की गोली से, नहीं मैं भाग के बच लूँगा। अब तक वो बंदा पकड़ा नहीं गया। तो लोगों के हौसले इतने खुले हुए हैं कि जिन्हें फांसी की सज़ा भी हुई है वो भी भाग रहे हैं। 700 से ऊपर लोग फांसी में वेट कर रहे हैं कि उन्हें फांसी कब मिले। हर 15 मिनट में एक लड़की का अब्यूज़ हो रहा है। पॉडकास्ट देखते देखते जब मैं अगर 1 घंटा भी होता है, इन बिटवीन 4 लड़कियों का अब्यूज़ हो रहा है, तो कौन रोकेगा उन्हें? हौसला इतना है। आज के टाइम में ना हम ये नहीं कह सकते कि जो रेपिस्ट है, बलात्कारी है, ट्रैफिकर है, वो कोई स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक नहीं है, वो राह चलता बंदा भी हो सकता है। एक लड़की छोटी 12-13 साल की, उसकी मम्मी ने कहा बेटा, और माइग्रेंट फैमिली थी, कहते ऑटो से जा, सामान लिया। अब आप नॉर्मल आप जैसे लोग क्या कहेंगे, चल बेटा 10 रुपये ले, रिक्शे से सामान ले आएंगे। उस ऑटो वाले की नीयत बदली। ये लुधियाना का केस है। ऑटो वाले की नीयत बदली, अकेला था, उसे ले गया खेतों में ले जाके, फिर उसे एक जगह उसने अपना कोई बेड़ा टाइप का था जिसमें अकेला कमरा था उसका, मतलब खेतों में एक कमरा था, उसे पता था, मोटर टाइप का, वहाँ ले गया। सर मानेंगे 15 दिन उस लड़की को नशे की गोलियाँ, दवाइयाँ, डोज दी ना। वो मैंने अपनी आंखों से लड़की को अपनी गोदी से उठाया हुआ, मरी नहीं थी वो, कि मतलब 15 दिन बाद जब लड़की उसकी तसल्ली होगी ना लड़के की कि हाँ मेरा पेट भर गया, दिन में 5-5, 7-7 बार सेक्स कर रहा हूँ, हैं मेरा पेट भर गया, तब उस लड़की को रोड पे फेंक गया। उस लड़की को जब हमने हॉस्पिटल में लेके गया, उसे चलाने गया, मुंह खुला रह गया ऐसे, मतलब जॉ लाइन चौक हो चुकी थी उसकी। तो उसको जब मैं हॉस्पिटल में अपने हाथों से गोदी से लेके गया हूँ, मुझे पता चला, उसकी दादी ने कहा कि बेटा इसका मुंह नहीं बंद हो रहा। लेके गए तो डॉक्टर ने भी कहा कि सर दवाइयाँ इतनी डोज दी हुई हैं, इसको नशा उतरने में भी 8-10 दिन लगेंगे। तो आप क्या मान रहे हैं राकेश जी कि कौन है अब्यूज़र? हमारे पड़ोसी। नीयत कब किसकी कब फिसलेगी किसी का नहीं पता। सगे बाप नहीं छोड़ रहे हैं, सगे भाई नहीं छोड़ रहे हैं। अभी मैं रिसेंट आज ही पढ़ रहा था,
विकलांग लड़की का उसके पापा ने कई सालों से रेप कर रहा है मेंटल टेनेज के साथ, किनको छोड़ेंगे हम उस समाज में रह रहे हैं कि बच्ची अपना सेफ आप कर सकती है, उसके माँ बाप देख सकते हैं, उसके अलावा आप ये सोचें कि हमारे साथ इसके कोई और ऐसे प्रोटेक्शन करने वाला कोई नहीं बैठा। आपने जो विकलांग बच्ची बताई, तो बेगर्स जब बेग करने को अच्छे बच्चे उठाते हैं उन्हें विकलांग किया जाता है, ऐसा सुनने में आता है। अच्छे हष्ट-पुष्ट आदमी को कौन पैसे देगा, कोई नहीं देता। किसी के हाथ तोड़े जाते हैं, काटे जाते हैं, ये तो गैंग चलते हैं सर बहुत अच्छे। लेकिन फिर जब हम आपको मालूम है कौन से एरिया में ये ट्रैफिकिंग होती है या कहाँ पर ये सेक्सुअल वर्कर्स मिलते हैं, सेक्स वर्कर्स, तो पुलिस को तो पक्का मालूम होगा सर। उनकी नॉलेज के बिना आप सोचिए कि चींटी नहीं हिल सकती, पत्ता नहीं हिल सकता, उन्हें नहीं पता वो यहाँ ट्रैफिकिंग चल रही है, यहाँ ब्रोथल चल रहा है। अड्डे सबको पता है, जैसे 4 तो आपने नाम गिना दिए, खमाटीपुरा, जीबी रोड, हमें नहीं पता, सबको पता है, आधे देश को पता है। गोंडा में बस्ती है, बस्ती में मैं खुद गया था, 2 किलोमीटर लाइनें लड़कियों की लगी हुई हैं, जाते हैं देखते हैं, उधर वो आवाज़ मारी, उधर आवाज़, पुलिस को पता है सर, पुलिस की इन्फॉर्मेशन। लेकिन फिर इसके लिए अपने कोर्ट में, अपने लॉ बुक में लॉ क्या है, व्हाट डज लॉ से? लॉ ये है कि सर इंटर कोर्स के समय अगर आपने पैसा यूज़ किया है, दैट्स कम इन इमोरल ट्रैफिकिंग। जहाँ आपका पैसे का लेन देन है तब आप ट्रैफिकिंग के विक्टिम माने जाएंगे, रैदर देन आप नहीं माने जाएंगे। तो अब वो जो उनको गैंग चला रहे हैं वो होशियार हो गए हैं, अब वो पैसे नगद लेते नहीं हैं, पैसा ऑनलाइन हो रहा है, गूगल पे हो रहा है, जी पे हो रहा है, वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। ये तो सर अब छोटे से छोटे गाँवों में भी आ चुका है। आप कहते हैं ना वो लड़की मतलब बदनाम है या वो आदमी बदनाम है, वो चल रहे हैं कोठे, सबको पता है। ये पहले क्या था कि अंग्रेज़ों ने छोड़ा था जीबी रोड की, भाई चलो अंग्रेज़ अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए उन्होंने जीबी रोड बना दिया। अब तो हर गांव शहर में बन गए सर जीबी रोड, कहने वाली बात है। हम लोगों को पता होता है कि ये फाटकों के पास, रेलवे लाइनों के पास ये चीज़ चल रही है, या उस एरिया में क्यों नहीं लेते लोग रेलवे लाइनों के पास घर, उनको पता होता है यहाँ गंद होता है। स्टेशनों के पास क्यों नहीं लेते घर, बस स्टैंड के पास क्यों नहीं लेते लोग घर, अच्छे खानदानी लोग या रेपुटेड लोग नहीं लेते, जानबूझ के उन्हें पता होता है यहाँ दुनिया भर का गंद उतरेगा, गंद आएंगे, नॉर्मल लोग हैं। आपको पता है मालूम नहीं, अभी रिसेंट में महाराष्ट्र में नासिक में जो एक बाबा जी थे खराट बोल के उनकी, तो वो एग्जैक्ट केस आपको अगर पता है बता सकते हैं तो हो क्या है वो केस? वो सर ऐसा था कि एक पंडित कह रहा है अपने आप को, तो वैसे तो पर उसने एक विद्या कहते हैं जो हस्तरेखा और ये कुंडली देखने भविष्य देखने वाली, वो उसका बहाना बनाते हैं। आज के टाइम में सर रजत जी हर आदमी ना कहीं से डरा होता है। डरा क्या होता है कि यार मैं पॉलिटिकल पोस्ट में बैठा हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें होनी चाहिए, अच्छा कैसे होगा, फ्यूचर के बारे में डरा है। हाँ, आप भी हैं, हम भी, बराबर है। हाँ, जॉब में, बिजनेस में क्या होगा, कल पैसे होंगे कि नहीं, हर बंदा कहता है। फिर उनको भरोसा होता है यार ये पंडित है, ये बताएगा हमें। पंडितों का भी मैं आपको कहानी और बताऊंगा ये तो आपने खरात वाली बात बताई है, मैं लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा जिनको मैं डील भी कर रहा हूँ, कि वो उनको एक होप हो जाती है कि ये हमें ऊंची पोजीशन पे ले जाएगा, कि पता नहीं कि शायद भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है ना। उन लोगों को होता है। वो बता रहे थे इमली के पत्थर को जो लाख रुपए में किलो के हिसाब से बेचता था, है ना, तो वो कोई दवाई बेचता था। ये एक पकड़ा गया है, सैकड़ों बाबा हैं सर। हम पंजाब में कहानी थी, जब किसी के वो बच्चा नहीं होता था कि चलो बाबा बच्चा नहीं हो रहा, अच्छा तेरे पे कृपा रुके, चलो एक गांठ मारी हुई थी नाले पे, कील पे नाला बांधा हुआ था, तो गांठ मार देते थे उसको। जब कहते बाबा जी मेरे बच्चा नहीं हो रहा, चल बेटा नाला खोल। अब वो जो समझदार होती थी, अरे क्या बोला, नहीं ये वाला नाला कह रहा हूँ जो कील से बंधा हुआ है। तो ये सेम चीज़ जो आप खरात वाली बता रहे हो, अब जिनके अच्छे अच्छे हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आ रहे हैं, उनका नाम भी अगर देखें, उनके साथ IAS IPS उनको सलाम ठोकते थे, तो आज वो खुद बदनाम हुए पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर तो है कि भाई भगवान का आदमी था, अब लोगों ने हवा ही बना रखा है। राकेश जी, कोई ज्योतिष विद्या, कोई किसी तरीका का भगवान बहुत अच्छा स्टैंड कर रहा है, वो इन चीज़ों से खुश नहीं होता। उन चीज़ों को ना
क्या होता है, लोगों की मेंटालिटी, सोसाइटी ये बन गया कि नहीं ये करवा देगा हमारा काम, क्या पता इसके भगवान से लिंक हो, वो बना कब्जे में कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं आकर्षण कर लेते हैं, मन मोह, क्या कहते हैं मोहन मोहिनी विद्या, हाँ, मोहित कर लिया, ये सारी चीज़ें हो गई, हिप्नोटाइज ना। तो ऐसे ही अब पंडित हैं, पंडित आप समझ रहे हैं कि अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट है। मेरे पास एक अभी जलंधर का केस आया है, पंडित का लड़का ही अब्यूज़र है मोहल्ले के बच्चों का, उनके साथ रेप करता है, खुद पंडित जी के साथ, पंडित जी का लड़का, और उसको बचाने के लिए सारा मोहल्ला साथ खड़ा है पंडित जी की। अब देखिए उन लोगों की मेंटालिटी क्या होगी कि रेपिस्ट के फेवर में सारा मोहल्ला खड़ा और विक्टिम की फेवर में कोई नहीं खड़ा। तो ये हम समाज है, खराज जैसे लोग, वो जलंधर वाले पंडित जी जैसे लोग इसी वजह से तो जी रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ लोग मूर्ख बैठे हैं, कोई बात नहीं, मैं फिर छूट के फिर आ जाऊँगा, फिर मैं बाबा जी बन जाऊँगा। राम रहीम बाबा है, आशाराम जी हैं, सारे हैं वापस बैठे हैं। राम रहीम जी को जितनी बार पेरोल मिल गई है, मेरे ख्याल से तो अभी तक किसी को भी नहीं मिली हो। तो जब भी इलेक्शन चालू होते हैं उनको पेरोल मिल जाते हो। बाबा जी एक दो बार मैं उस नारिया जेल के सामने से निकला, तब वो हाथ जोड़ के करे तन तन सतगुरु तेरा यहाँ से खड़े रहते लोग, है मेंटालिटी सर, क्या कर लेंगे। यही चीज़ें भारत में धर्म को आड़ बना के काम किया जा रहा है। योगेश जी ये तो बराबर बोला आपने बाबा जियों के बारे में, लेकिन आप सोचिए ना, जो अशोक खराज जी के जो वीडियोस मिले वही कम से कम 200 तो ऐसे सुनने में आए वीडियोस ही हैं, बिना वीडियोस के और कितने उनके कर्मकांड ऐसे होंगे वो आप सोचिए। और आजकल एक वीडियोस का भी बहुत बड़ा एक ब्लैकमेलिंग का मतलब एक नया स्कैंडल आया है। अच्छा रची जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 200 प्लस वीडियोस हैं, तो आपने अभी तो 200 वीडियोस देखी भी नहीं होगी, माइट भी हज़ारों में, क्योंकि जब जिस मेंटालिटी के लोगों से हम डील करते हैं वो सिर्फ सेक्स करके उनके पेट नहीं भरता, वो और ब्रूटल लेवल पे भी होंगे। ये तो वो हैं जो उनके ऑफिस में कैमरा लगा हुआ था, उनके घर में भी होंगे और जगह भी होंगे, इनके फार्म हाउसेस हैं, अलग अलग जगह हैं, होटल्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ भी होंगे, सारी चीज़ें हैं। ये एक सेक्स से ऊपर हवस होती है ना, हवस वाले लेवल है कि हवस पूर्ति है इनके लिए। नहीं तो उनको भी पता है कि एक लड़की से के लिए 200 वीडियोस एक ही मतलब ऑफिस में आप बना रहे हो तो मल्टीपल टाइम हज़ारों होंगी। अब इसमें से छोटी बच्चियाँ कितनी होंगी वो तो काउंटिंग में नहीं है, वो तो सिर्फ किस लिए उजागर होगा, किसी ने वायरल कर दी, ना करता तो पता नहीं पूरा ज़िंदगी चलता उसका ये काम। और अभी वो औरतों जिनके वीडियोस अभी शायद कई पॉर्न साइट्स पे गए हैं और कहाँ गए, वो तो बड़े बड़े घर की औरतें हैं, बड़े मिनिस्टर लेवल के और आईएएस ऑफिसर्स और बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन्स की वाइफ्स या लड़कियां हैं जिनके प्रॉब्लम्स हैं, तो वो तो ऐसे ही बदनाम हो गए। सर इसी के ऊपर मैं ना एक छोटा सा केस भी मैंने किया था, तो उसमें मैं जीता भी हूँ कि ये जो पॉर्न साइट्स हैं ना और ये जो न्यूड साइट्स हैं जो ABCD हैं, तो उन पे क्या हो रहा है कि सिर्फ उनको लस्ट है कि हमने चीज़ें दिखानी है, मतलब बेच तो रहे हैं, जो बेच के 4 पैसे आ रहे हैं वो तो उनके लिए कुछ भी नहीं, ना के बराबर है, पर उनको एक लस्ट होती है। एक केस था जिसमें 14 साल का लड़का था और टीचर थी 28-30 साल की, और उस टीचर का भाई भी, लेडीज जो टीचर थी उसका भाई भी उस क्राइम में इन्वॉल्व था। वो क्या करते थे कि जो बच्चा ट्यूशन पे आता था उसको ना कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला के, टीचर कहता था पी लेता था, वो बच्चा था, उसमें विक्टिम लड़का था। आप देखिए, अब उसने 14 साल के बच्चे को रोज़ उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, नहीं नशा हो जाना, उसने पूरा सेटअप लगाया, कैमरा वैमरा लगा के उसके साथ वीडियोस अपलोड करती थी पॉर्न वेबसाइट्स पे। अब 1-2 बार उस लड़के को लगा, ये कंटिन्यूस कई साल चला, 1-2 बार उस लड़के को लगा कि यार मेरे कपड़े भी ऐसे हो जाते हैं जब होश आता है, तो ये चीज़ें हैं। तो उसने एक बार सोचा कि क्या पता मैं ट्राई करके देखूं, आज कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता मैं। उसने वो कोल्ड ड्रिंक साइड में गमले में डाल दी और एक्टिंग वही की कि हाँ ऐसे ऐसे नशे की। अब करते करते उसने देखा कि टीचर मेरी टीचर है, जो दीदी है, नाम मैं उसका डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, कि वो मेरे साथ गलत कर रही है, और सामने लैपटॉप लग रहा है, कैमरे में मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, कपड़े उतरे हुए हैं। पर उस लड़के का दिमाग पता नहीं कहाँ से भगवान ने उसको सद्बुद्धि दी, कपड़े उतारते ही उसने वो लैपटॉप में पेन ड्राइव लगी हुई थी, उसको लेके भाग गया थाने बिना कपड़ों के।
लेके भाग गया, पुलिस वालों ने एफआईआर की, वो केस भी हमने रजिस्टर करवाया था। तो आप ये सोचिए कि उस केस में सज़ा होने में भी 8 से 10 साल लग गए, कि उस लेडीज़ का कितना तगड़ा गैंग नेटवर्क रहा। उसने लड़की बच्चे के बाप को कहा कि तुझे 25 लाख रुपए दे रहे हैं, केस कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। राजेश जी, उस केस को मैंने आंखों से सामने से डील किया हुआ है। एक एक दिन में 8-8, 9-9 वकील बदलती थी वो लड़की। तो सोचिए कि पैसा कितना होगा उसके पास। ये पॉर्न साइट्स पे बेच के जो ये बेच रहे थे वीडियोस, इसमें सुना है शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड थे कुंद्रा, वो भी इन्वॉल्व थे। तो वो क्या रैकेट था, आप जानते होंगे? तो सर वो चल रहा है। अब रैकेट तो ये है कि सर ये पॉर्न साइट्स हैं, डार्क वेब है, अपना ऑनियन टाइप के ब्राउज़र हैं, वहाँ पे उन वेबसाइट्स पे बेचा जा रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। अब वो क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, एक वेबसाइट है डार्क नेट है शायद, कुछ है ऐसा, तो उसमें वो उनको कहा जाता है कि आप ये ब्रूटल चीज़ें कीजिए, आप अगर करोगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। तो किसी को कहा जाता है कि इसको प्राइवेट पार्ट को काटो, किसी को कहा जाता है इसके ब्रेस्ट को काटो। तो ये सारी चीज़ें सर कहीं ना कहीं से तो सर्कुलेट होके आ रही हैं। अब जिसकी सनक पूरी हो गई, हाँ चल दे दिया तुझे $1000, किसी ने $2000। तो ये चीज़ें हो रही हैं। ये तो सिर्फ वो हैं कि जो पॉर्न साइट्स तक रिलेटेड हैं। इसके अलावा ये सर लोकल लेवल पे किस लेवल पे घूम रहा है, आप उसे सोचोगे तो आप ही हैरान रह जाओगे। पॉर्न साइट्स को छोड़ दें तो आदमी सिर्फ इसे ब्लैकमेलिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। मैंने रिसेंट केसेस में जो देख रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने में, एक ही मोहल्ले के 2 बच्चे हैं, एक ही घर के, एक को किसी ने पकड़ लिया लड़की को, एक को छोटी किसी ने पकड़ लिया 10-10, 12-12 साल की। एक ने अब्यूज़ कर लिया, उसकी वीडियो बना ली, दूसरे ने अब्यूज़ कर लिया, उसकी वीडियो बना दी, वीडियो इंटर शेयर कर ली। अब तू नहीं आई तो तेरी वीडियो वायरल होगी। अब वो लाइफ टाइम बॉन्ड हो गया उनके साथ। तो ये मल्टीपल केसेस। और आप ये सोच रहे हो कि किसी लो क्लास वर्क फैमिली के साथ हो रहा, नहीं, कोई डॉक्टर की लड़की है, डॉक्टर की बच्ची हैं जिसे हम हाई रेपुटेड मानते हैं, कोई बिजनेसमैन की बच्चियां हैं, किसको सेफ मानेंगे आप? हम कहते हैं ना कि हमने हाई फाई एरिया में घर ले लिया, हमारे बच्चे सिक्योर हैं ना, कहीं तो जा रहे हैं वो, मोहल्ले के बच्चे तो बैठे, हाई क्लास लोग भी ये कर रहे हैं, अब उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अब रिसेंटली पिछले 1 महीने में मेरे पास 2 केसेस यही आए हैं वीडियो वायरल के, 12-12 साल के, 14-14 साल के लड़कियों के, लड़कों के फोन करके उनके साथ वीडियोज़ वायरल की उनकी। और इसमें भी आपने ये भी बताया कि दवाइयाँ भी मिला सकते हैं खाने पीने में, तो उससे उन्हें भी होश कम रहता है। सर सारी चीज़ चल रही है। मैं बताया तो जो केस था, 14 साल का, दवाइयाँ पिला पिला के तो नशा करवा रहे थे, अब नहीं होश रहा। एक दिन उसको बच्चे का दिमाग भगवान ने पता नहीं सद्बुद्धि दी क्या दिया, और उस केस के लिए भी उसे जद्दोजहद करनी पड़ी। 8-10 साल बाद जाके सजा हो रही। डिपार्टमेंट भी कह रहा है नहीं जी नहीं, ये नहीं, पर जजेस भी अच्छे बैठे हैं। जज थे एक अमरजीत सिंह जज साहब, मैं कह रहा हूँ पंजाब जुडिशरी के सबसे बेस्ट ऑफिसर्स में थे। उन्होंने कहा कि योगेश बच्चों के साथ गलत हो रहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपनी 3 साल की टेन्योर में लुधियाना में 2 फांसियाँ दी हैं, और मेरे हिसाब से 50 से 60 सज़ा दी हैं उन्होंने। और ये केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी में सज़ा उन्होंने की। वो कहते हैं ना बच्चे के साथ नहीं। सर 2.5 साल की बच्ची खेल रही है, पड़ोस का आदमी आया, उठाया, ब्रूटली रेप मतलब ये कहता है कि चलो हो गया, प्राइवेट पार्ट डैमेज है सर। आप सोचिए कि 2.5 साल के बच्चे को अगर हम नोचता भी है ना कोई, तो उसका खून निकल जाता है, और उसके साथ इंटरकोर्स करना, प्राइवेट पार्ट डैमेज करना, हवस उतारना, वजाइनल में हाथ डाल के नसें खींचना, ये कहाँ तक कि हम सोसाइटी में बैठे हैं। जज साहब ने कहा ना, सबको टांगूंगा मैं। मेरे से कहा स्पेशली, कह रहा योगेश ये केस ख़त्म होना चाहिए 2 महीने में। और सज़ा क्या दी? 30 साल तक पेरोल नहीं मिलेगी, लाइफ टाइम जेल में रहेगा। लास्ट सांस मतलब होता है ना कि आखिरी सांस भी तेरी जेल में होगी। वो जज साहब के लिए सलूट करता हूँ आज मैं। 2.5 साल की बच्ची के साथ इतना ब्रूटली रेप कर सकते हैं? सर सारे टारगेट ही रह गए हैं। बच्चे हैं बोलते नहीं हैं, बड़ा है 18 साल का है बच्चा, 17 साल की लड़की है, वो हल्ला मचाएगी। ये तो हल्ला भी नहीं मचा पाते सर, उनको पता है करते करते मर जाते हैं। कई केसेज हैं जिनमें बच्चों के साथ होते होते मर जाता है, क्या कर लेगा कोई। अभी योगेश जी आपको पता नहीं होगा, यहीं पे थाना में एक फेमस स्कूल है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके बच्चे ट्रैवल कर रहे थे, पिकनिक जा रहे थे, तो उनका एक स्टॉप था जहाँ खाना लेना था उन्हें।
तो किसी मोहल्ले में गए और खाना मिठाई वगैरह पैक होता है वो लिया। जो लोग जिस दुकान से देने आए थे उन लोगों ने वहाँ जो बच्चे थे उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया। 2 लेडी टीचर्स बैठी थी, उनको भी मुंह दबा दिया, बोलेंगे तो मतलब सामने ही एक 5-10 मिनट बस में रहे और यहाँ वहाँ प्राइवेट पार्ट्स को हाथ वाथ लगाया और टीचर्स को भी धमकी दी कि अगर ये बताया तो तुमको भी अगली बार देख लेंगे। और फिर टीचर्स ने भी बच्चों को समझाया कि नहीं बताना घर पे जाके। उनमें से एक लड़की ने बताया करके बड़ा इशू हो गया, स्कूल कुछ महीने बंद था और फिर वो लोगों को ढूंढ के सज़ा मिली। अब राजेश जी ये देखिए कि उस बंदे की पावर कितनी रही होगी। लोकल होल्डिंग होगी, लोकल इन्फ्लुएंसर होगा कि हाँ भाई उसके पावर है, तब वो इतनी बातों को दबा पाया। और इतना बड़ा स्कूल है कि जहाँ जाना लोग प्रेस्टीज समझते हैं अपने बच्चों को। सर ये हो ही नहीं मेरा है हाई क्लास में। हम कह रहे हैं कि हाई क्लास वाले से कोई सेफ है, नहीं है। वहाँ पढ़ तो वही रहे हैं, उनका अड़ोसी पड़ोसी लोग वही रह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्रिमिनल की ना कोई क्लास नहीं है। हाई आपने हाई क्लास में एप्स्टीन फाइल्स देख ली हैं, देख ली ना, जो टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड ही कहेंगे है ना धरती के सब, तो वो भी वहीं बैठे हैं। उनमें प्रेसिडेंट्स बैठे हैं, सारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उनके नाम आ रहे हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन राइट फ्रॉम स्टीफन हॉकिंग से लेके क्लिंटन से लेके तो ये सारे बैठे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वो हाई क्लास बंदे भी ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जो लो क्लास भी नहीं करता। काट काट के तो नहीं खा रहे लोगों को, रेप कर रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं, ये काट काट के खा रहे हैं। मैं तो जो इनकी वीडियोस देखता हूँ कि भाई मैं तो ना, जब मैंने 5-7 दिन ये सर्कुलेट रही ना, एक आप सोचेंगे राजेश जी कि नॉर्मल लोग जो वीडियोस देखते हैं ना कि ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे वो नॉर्मल नहीं लगती। मेरे अंदर ना कानों में बच्चों की रोने की आवाज़ जाती है। मैं अंदर से आपको आप भी पॉडकास्टर में बता नहीं सकता कि अंदर से रोते हैं। हम इस चीज़ को कैसे करें। होशियारपुर में एक बच्चे के साथ प्राइवेट पार्ट में लड़के के यहाँ तक रॉड घुसा दी है छाती तक। बताओ किस ब्रुटलिटी पे किया है, क्या कसूर था उसका कि उस बंदे को सनक चढ़ी और उसको मार दिया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा एक नहीं है, मेरे पास 250 केसेस हैं। और योगेश जी आप बाद में भी इनसे डील करते हो क्या? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर सेक्सुअल अब्यूज़ हो के भले दूसरे को सज़ा मिले, लेकिन उसको भी लाइफ टाइम सज़ा हो गई ना। उसने छोटे से एज में अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वो कभी भी विश्वास नहीं कर पाएगा। जो एक खूबसूरत रिश्ता है मर्द और औरत का, या एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर बनाने का, या फैमिली चलाने का, उसे कभी भी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा अगर अब्यूज़ थ्रू ही सेक्स का इंट्रोडक्शन हुआ है तो बच्चे के साथ। राजेश जी ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि जो एक बच्चे के साथ हो गया, आपने भी, हमारे व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं, इनके साथ ये वर्ड जब इंट्रोड्यूस हुआ हो, कम से कम वो 18 साल के होंगे, उससे पहले शायद ना हो। मैं मानता हूँ, मेरी प्रजम्पशन है, ठीक है ना। उनके साथ सेक्स रेप वर्ड या 18 साल की वर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ, उनको पता चला होगा कि ये चीज़ें होती हैं। पर जिन बच्चों के साथ हो रहा है तो 2-2, 2.5 साल के बच्चे हैं। अब वो ट्रॉमा जब उनसे गुजरता है, वो कहते हैं कि मेरा मम्मी मेरी सुसु वाली जगह दर्द मार रही है, खून निकल रहा है लैट्रिन वाली जगह में से खून निकल रहा है। आप इमेजिन ही कीजिए कि किसी को बवासीर हो जाती है तो कितना बड़ा दर्द होता है। वो तो उसके ज़िंदगी भर के लिए ट्रॉमा रह गया, नहीं निकल पाते। मैं कई लड़कियों की शादी में जाता हूँ ना जब, तो ना उनके माँ बाप मेरे से ये कहते हैं, सर आप ना काला कोट पहन के मत आना, कि किसी को ये ना पता चले कि हमारी बच्ची की शादी हुई है और बच्ची की शादी में वकील आया है। मतलब वो मुझे बुलाना चाह रहे हैं, पर उनकी इंटेंशन ये है कि किसी को ये ना पता चले मेरी बच्ची के साथ रेप हुआ था। तो मैं शादियों को अवॉइड करता हूँ कि भाई किसी को ये 1% उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। अब पीछे एक लड़की की शादी, उसके पापा ने कहा वकील साहब आपने आना है, शादी करवा दूँ। मैं 18 की होगी लड़की, कर करवा दे। दोषी 5-7 गुंडे लेके शादी के मंडप के पास घूम रहा है कि इसकी शादी नहीं होने देनी। एक तो कर दिया रेप, तो जो हुआ जमानत पे आया हुआ था, घूम रहा था। अब ये देखिए कि वो ट्रॉमा तो सहाय साहब, शादी हो रही है, शादी के बाद भी ट्रॉमा सही। फिर हमने लोकल बंदे बुलाए, वहाँ से भगाया उसको, शादी अच्छे से करवाई। तो ये ज़िंदगी, आप ये सोचिए कि आपकी उंगली अगर एक बार कट जाएगी ना, जहाँ से मांस कटेगा वो ज़िंदगी भर के लिए निशान है।
वो तो उसका प्राइवेट पार्ट है, उसकी इज्जत है। जिस चीज़ को हम सोचते थे, जिसके पीछे महाभारत हुई, है ना, तो ये तो है। अभी योगी जी हमने सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के बारे में बात कर ली, चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स रीजंस बात कर ली। अभी हम बंधुआ मजदूरों के बारे में बात करते हैं, जो आपने कहा कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मैंने तो इसमें सिर्फ एक रिसेंट में मूवी देखी थी, लाइफ ऑफ एन गोट। उसमें एक मलयाली मूवी है, एक्चुअली इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। उसमें उस एक्टर को दुबई लेके जाते हैं इस कि टेक्निकल कोई जॉब दिया जाएगा, और कहीं रेगिस्तान में उसे बकरियां चराने को रख देते हैं। 2-1 साल खाना नहीं देते, घर पे पैसे भेजना तो भूल जाओ, और मारते हैं बहुत, और बहुत तकलीफ देते हैं। और एंड में वो 4-6 लोग बच के आते हैं, उसमें से यही एक ज़िंदा रहता है। और ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड मूवी है वो। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या विदेश में जो लोग जाते हैं उनको ही बंधुआ मजदूर बना के लेके जाया जाता है, या भारत में किधर है ये लोग, और भारत में आते कहाँ से हैं, बंधुआ मजदूर बनते कैसे हैं? अच्छा, बंधुआ मजदूर सर राजेश जी एक टर्म है जो आज की नहीं चल रही है, ये पुरानी चली आ रही है। आपने दासी प्रथा सुनी होगी, दास सुने होंगे, गुलाम सुने होंगे। पंजाब में सीरी सांझी कहते हैं उसको, और जाति प्रजातियां भी हैं, जैसे कहते हैं खवैया, रह खवैया, रहो और खाओ, रखुआ रखुआ। तो ये क्या है कि मैं बंधुआ मजदूरी पे हम लगभग पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं। तो किसी को ना एडवांस दे दिया, उसको मेंटली बाउंड कर लिया। अब एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। लेबर क्लास में ज़्यादा क्या होता है, अब आप स्टूडियो में बैठे हैं, पॉडकास्ट में, लोगों के घरों में ईंटें लगी हुई हैं, तो ब्रिकलिन्स हैं, भट्टे हैं। भट्टों पे जो ईंट मोल्ड करते हैं वो प्रजाति है छत्तीसगढ़ की, जिसमें मोस्टली सतनामी होते हैं। यूपी में, नॉर्थ में यही लोग नज़र आते हैं। इन लोगों को खास गुण है कि ये ईंटों को मोल्ड कर सकते हैं। राजस्थान में ईंटों को जला के सेक सकते हैं। पंजाब वाले ईंटों को ढो सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं। तो ये खास गुण हैं जो उनसे मिला हुआ है जगह से। तो ये क्या होता है कि जब ये अपने गांव में बैठे होते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ये सीजनल काम है, उनको पैसे कौन देता है? कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, जमादार, ट्रैफिकर। उनको ट्रैफिकर भी होते हैं, ये लेबर ट्रैफिकिंग भी होती है। वो कहेगा अच्छा तेरे मम्मी बीमार है, ये ले 50,000 रुपये ले ले, तो ऐसे करियो, ठीक है, हाँ ले लिया, हाँ अब ऐसे करियो यार, मुझे ना वहाँ पे लेबर की ज़रूरत है, तो अपना सारा परिवार लेके वहाँ आ जाओ, ठीक है। अब वो 50,000 उतारने के लिए ABCD महाराष्ट्र में किसी भट्टे पे आ जाता है। अब वो वहाँ भट्टे पे आता है तो 50,000 जो उसे दिया होता है वो मालिक के खाते में लिखा जाता है कि मैंने 2 लाख रुपए इस बंदे को दे दिए। 2 लाख रुपए काट के फिर इसको काम करवाना। अब वो 2 लाख का हिसाब कहीं नहीं है, 50,000 का हिसाब कहीं नहीं है। अब वो फैमिली आई होती है काम करने के लिए, जब 6 महीने बाद काम करने हमारा हिसाब कर दो, तुम्हारे ऊपर तो बॉन्डेड डेप्ट चढ़ गया। कितना ही? 3 लाख रुपए। 2 लाख तुम्हारा वो ठेकेदार ले गया था, 1 लाख रुपए तुम्हें राशन का दिया, इतना तुमने खाया पिए, ये कट कटा के 3 लाख रुपए चढ़ गया। अब उस पैसे को उतारने के लिए वो अगले साल वहीं बैठेगा। ये एक परिवार के साथ नहीं है, ये राइस मिल्स में होता है। साहूकारी ब्याज, हाँ साहूकारी ब्याज हो गया, 10-10% ब्याज चढ़ रहा है। हमने एक पूरे के पूरे गांव को छुड़वाया हुआ है। 30-30 हज़ार के पीछे 3-3 पीढ़ियाँ काम कर गई हैं। ये आप ये सोचिए कि हम कोई नौकर आदमी बैठता है ना, जो मन में आता है कौन है नौकर, लोगों की नॉर्मल लोगों में नौकर है। आप ये सोचिए कि जब वो गुलाम बन जाता है, बाहुबली में देखिए कटप्पा ने क्या नहीं किया उसके लिए, वो भी तो गुलाम ही था। तो सेम लोगों के साथ ट्रीट हो रहा है, उनको कर रहे हैं, इनके साथ भी यूज़ होता है। अभी रिसेंट एक ब्रिकलिन पे मोगा में ठेकेदार ने लड़की उठा ली उसकी 6 साल की वर्कर की, पैसे के चक्कर में ब्रूटली रेप किया उसका। अब क्या कहेंगे, दास है, गुलाम है, बॉन्डेड है, कर गया, फिर पकड़ा उसको, FIR लॉज हुई। तो लोगों की मेंटालिटी बनी हुई है ऐसा। अब ये भी कोई नहीं है कि इसके लिए कोई बॉन्डेड कीपर कौन है, ट्रैफिकर कौन है। हरियाणा में झज्जर जिला है, वहाँ एक बिहार से एक परिवार कहीं जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल करते हुए बच्चे रोटी खाने के लिए स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पे उतरे तो एक बच्चा उसमें से रह गया 14 साल का, नाम बताऊंगा नहीं मैं उसका। तो वो रह गया, सारा परिवार चढ़ गया। अब उस पे नज़र पड़ती है ट्रैफिकर की, बॉन्डेड कीपर की, जो बंदों मजदूरी का। वो चला रहा था डेयरी फार्म,
कर आ जा मेरे पास, तुझे रोटी खिलाता हूँ। रोटी नहीं खाया, उसे ले गया वहाँ से 100-150 किलोमीटर। ले जाने के बाद उसे 3 महीने 14 साल के लड़के से काम करवाया। और वो 14 साल का बच्चा तो बच्चा ही है, करवाया। अब करते करते चारे वाली मशीन में उसका हाथ आ गया। हाथ आया सर, यहाँ से उसका हाथ कट गया। मालिक को चाहिए था कि मेरा नौकर है, इसका हाथ कट गया, इसका इलाज कराऊं। उसका हाथ यूं खींच के नाले में फेंक दिया। और लड़के पे जो कपड़े थे ना, सिर्फ कच्चा बनियान रह गया और यहाँ पे उसके रुमाल बांध दिया, भगा दिया उसे। वो लड़का 3 दिन पैदल चला है सर। मैं आपको ना, कटे हुए हाथ के साथ जी, हाथ है ही नहीं है, हाथ तो नाले में पटक दिया उसका, यहाँ तक का रह गया। 3 दिन वो लड़का रोड पे चला है, जंगलों से निकलते निकलते, उसे पता ही नहीं था कहाँ जाना कहाँ नहीं। सडनली झज्जर में जाके किसी स्कूल के टीचर्स की नज़र पड़ती है उन पे कि यार एक बच्चा है खून खून हुआ पड़ा है। तो उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में ले जाके 30 रोटियां वो लड़का ऑन द स्पॉट खा गया। आप सोचिए भूखा किस लेवल का था वो। फिर उसकी FIR लॉन्च करवाई है, फिर पुलिस वाले स्टेशन में खा गया रोटियां, मतलब 15-20 रोटियां एक टाइम पे, कुछ घंटे में 50 रोटियां खा गया। तो उस बच्चे की भूख का लेवल देखिए सर। कहते हैं ना जो असल में गुलाम, दास, एक्सप्लॉयटेशन, बंदा मजदूरी, बाल मजदूरी, ये है कि शरीर से भी जा रहा है, पैसा भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, वो मरता तो नहीं, क्या नहीं करता। उसमें हमारी एंट्री होती है, हमें पता चलता है, हम उस केस को परस्यू करते हैं। अक्यूज़ड आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा है कि किसने किया। अब बच्चा है 14 साल का, क्या बताए क्या नहीं है। अब जाके वो अक्यूज़ड, पुलिस की हेल्प से हमने अरेस्ट करवाया, बेल डिसमिस करवाई, सारी चीज़ें चल रही। तो ये है कि सर हम ये नहीं कह सकते कि ट्रैफिकर कौन है, बॉन्डेड कीपर कौन है। वो नॉर्मल बंदा भी है, उसने अपना देखा कि मेरा यूज़ हो रहा है, फिर में 14 साल का लड़का 3 महीने काम कर लिया। वो शायद वो हाथ ना कटता तो 3 साल भी करता। वो तो उसने देखा कि अब मेरे पे पर्चा होगा, मुझे इलाज कराना पड़ेगा, उसे भगा दिया। तो मैं जब उस परिवार से मिलता हूँ ना, कि आंखों से ये आता है कि यार कि क्या तू बच्चे से काम करा लेता, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये का काम करवाया हुआ तूने, 30,000 के पीछे उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी तूने यार। तो ये जो नियम बने हैं कानून में, जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ या बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, तो ये आप तक केसेस कैसे पहुंचते हैं और उन लोगों को अवेयरनेस कैसे मिलता है कि नहीं करना है, करना है। और वो एक थिन लाइन होगी ना, एक जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो साइट्स पे काम करते हैं या ईंटों के भट्टों पे काम करते हैं, और जो बंधुआ मजदूर हैं, वो आपको डिस्टिंग्विश कैसे होते हैं, मतलब आप कैसे पहचानेंगे? सर ये देखिए कि कुछ ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जहाँ पे ये कहा गया है कि जिस बंदे को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा तो ही मस्ट बी ट्रीटेड एज बॉन्डेड लेबर और फोर्स्ड लेबर। ये नीरजा चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 की जजमेंट है। तो उसमें ये कहा गया है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी खुद की टीम है जो फील्ड में रहती है, हमने सोर्सेज सेंटर बना रखे हैं छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, जहाँ वो लेबर क्या होता है। देखिए आज मैं कहीं से हूँ, मान लीजिए मैं पंजाब से हूँ, तो मेरे को आज यहाँ प्रॉब्लम पड़ेगी तो मैं पहले पंजाब में अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को फ़ोन करूँगा, मैं मुंबई में फंस गया हूँ। तो सेम लेबर के साथ होता है। लेबर क्या करती है, जब फंसती है ना, अपने होम टाउन में फ़ोन करती है कि मैं फंस गया, तो वहाँ पे जो यूनियन लीडर्स हैं, कॉमरेड्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो उनके टच में आते हैं। वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि ये हमारे वर्कर वहाँ फंस गए। लास्ट 5 सालों में लगभग मैंने 15,000 के करीब बंदे निकाले हैं। तो सर उनमें ऐसे ऐसे भी बैठे हैं जो सुबह काम कराया, शाम को उनको बंद कर दिया कमरे में कि भाग ना जाएं। बॉन्डेड लेबर्स, बॉन्डेड लेबर, दुकानों की शटर बना दिए। मैंने वीडियो, मैं विश्वास नहीं मानता उन चीज़ों का कि भाई ये ऐसे भी कर सकते हैं। शटर लगा दिया, बाहर से ताला लगा दिया, रोटी पानी अंदर ही खाओ, सुबह खोलेंगे, काम करना, फिर शाम को अंदर। तो वो चीज़ें भी चल रही हैं। हम कहते हैं कि नहीं है सर, लिटरली। तो इन केसेस में जनरली मालिकों को क्या सज़ा होती है जो इस तरीके से ये करते हैं? सर जो हमारा बॉन्डेड लेबर का और चाइल्ड लेबर का कानून है बहुत कमज़ोर है। अभी तक जितने केसेस मैंने किया, अभी तक एक भी मालिक को सज़ा नहीं हुई, क्योंकि इसमें प्रोसीजर अलग है। इसको डाल देते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के पास, यानी डीएम्स के पास। डीएम कन्विक्शन करते नहीं हैं।
डीएम कहते कि फ़ाइन कर दिया हमने, वही कन्विक्शन है, फ़ाइन करके छोड़ दिया। अब जिस बंदे का लाखों करोड़ों का एम्पायर चल रहा है उसे आप 1000, 2000, 10,000 जुर्माना कर दोगे, उसे क्या ये सज़ा मिली? सेम चाइल्ड लेबर में भी है, फर्स्ट टाइम ऑफेंस पे 10,000 रुपये सजा है, सेकेंड टाइम करोगे तो 20-50 हज़ार रुपये हो जाता है, थर्ड टाइम पे जाके आपको कन्विक्शन होगी। और चाइल्ड लेबर का क्या उम्र क्या है, किस उम्र के बाद बच्चा काम कर सकता है? सर देखिए, जो नॉन हजार्डस हैं, हजार्डस में तो 14 साल तक बिल्कुल ही नहीं कर सकते। 14 साल तक? हजार्डस में बिल्कुल नहीं करेंगे। 14 से लेकर 18 तक नॉन हजार्डस में कुछ लिमिटेशन है कि वो बच्चा स्कूल भी जाना चाहिए, सारा काम तभी कर सकता है, और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि उसकी अटेंडेंस भी मेंटेन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। पर ये ना चाइल्ड लेबर भी सर, रीज़न ये है कि चीप लेबर है, सस्ता है। आप एक अडल्ट आदमी, स्किल्ड बंदा, गवर्नमेंट कहते हैं कि 30,000 रुपये उसकी सैलरी है, नॉर्मल है, जो भी हर स्टेट के हिसाब से वेरी करती है, स्किल्ड बंदे की। अब छोटा बच्चा वो कहता है कि मैं काम सीखने जा रहा हूँ, काम सीखने की एवज में वो स्किल्ड के बराबर काम करता है। फिर वो उन जो अब्यूज़र हैं वो देखते हैं, अरे बच्चा ये आदमी से बड़ा काम कर रहा है, आदमी को छोड़ो, इनको रखो। पर वो ये देखते नहीं है कि ये एक बच्चा जिसका आपने बचपन छीन लिया, वो आगे ज़िंदगी भर यहीं तक सीमित रह जाएगा। क्यों नहीं पैसे वाले बच्चे, आदमी अपने, पैसा हर आदमी की मजबूरी है, रईस लोग अपने बच्चों को काम पे लगाते नहीं लगाते। मैंने एमपी में एक शराब फैक्ट्री में रेड हुई थी, मेरे को न्यूज़ मिली उसकी, तो उसमें 45 चाइल्ड लेबर रेस्क्यू हुए थे, रेजन जिला है शायद, हाँ। तो मैंने उसका पूछा कि इस बच्चों को कुछ मिला? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसकी पटिशन फाइल की, पटिशन में, मेरी पटिशन पे उन बच्चों को, पर बच्चे को 30-30 हज़ार रुपये मिल गए। अब मेरी सक्सेस यही रही कि जिसने रेस्क्यू किया तो किया, अब मुझे तो नहीं पता चला, पर मेरी सक्सेस ये है कि मेरी वजह से उन बच्चों को, 45 बच्चों को 30-30 हज़ार रुपये मिल गए, जो रिहेबिलिटेशन, कम से कम मैं उनकी ज़िंदगी में 30 हज़ार रुपये के लिए जगह तो बना गया। कुछ तो वो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे कुछ तो करेंगे। तो हम मोस्टली चाइल्ड लेबर में इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन और बॉन्डेड लेबर में इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन पे जोर दे रहे हैं, ताकि क्या है कि जो बच्चे रेस्क्यू हो चुके हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है सर, कोई बैक वेजेस नहीं मिल रही है। आज किसी बच्चे को डिपार्टमेंट वाले रेड करते हैं, उठा लाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज ही काम पे लगा हुआ, कब का लगा हुआ है, और बैक वेजेस नहीं मिल रही हैं। तो वो तो बच्चा कहता है कि यार मैं तो पता ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है, एम्प्लॉयर भी पल्ला झाड़ देता है, डिपार्टमेंट भी। वो चीज़ अब हमारी लड़ाई चली है। मैंने अब तक लगभग 2 लाख के करीब बच्चे आइडेंटिफाइड किए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जिनमें चाइल्ड लेबर में उनको कंपनसेट करवाना है, जो भी लड़ाई मेरी जारी है। ये जो आपने बंधुआ मजदूर बोले या चाइल्ड लेबर बोले, ये कुछ जात भी इन्वॉल्व है इसमें कि, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाए कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, कास्ट वाइज भी ये है? जी सर, इसमें मोस्टली जो शेड्यूल्ड हैं वो कास्ट वाले ज़्यादातर इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे मान लीजिए सीरी, सांजी, खवैया, ये सतनामी जो छत्तीसगढ़ की जात हैं, और एससी कास्ट जो यूपी में है, ये क्या होता है कि ना इनको ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता, और इनको खुद को भी मेंटेलिटी में ये बैठ ही गया है कि हम यही करते हैं, बाप दादाओं से यही करें। हाँ, यही करना पड़ेगा। हाँ, तो आसान है उन्हें भी। तो मैंने 23 परिवार छुड़वाए थे गुरदासपुर में, तो सारे के सारे एससी कम्युनिटी के थे। 30-30 हज़ार रुपये उनके दादा परदादा उन्हें लिए, उनको उतारते उतारते उनकी ज़िंदगी निकल गई। अब जाके देख रहे हैं सर, उनके घर खाने के लिए नहीं कुछ, पीने के लिए नहीं कुछ, उनको रेस्क्यू करवाया, अब उनको रिलीज़ होया, वो कह रहे हैं कि साहब ज़िंदगी भी ये होती है, हमें आज पता चला। वास्तव में सर जो हमें आज़ादी आज मिली हुई है ना, जो हम आप लोग जो देख रहे हैं उनको पता लग रहा है कि आज़ादी बहुत छोटा सा वर्ड है, पर बहुत बड़ी चीज़ है सर। आज हम खुल रहे हैं, खा रहे हैं, खी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर यही चीज़ें जब आप किसी तरीके से गुलाम और बंधुआ तस्करी के विक्टिम, रेप विक्टिम बनते हो, जब आपको पता चलता है कि यार आज़ादी तो ये चीज़ थी। अभी हमने बात किया, पहले तो एक सेक्शन किया सेक्स ट्रैफिकिंग पे, उसके बाद बंधुआ मजदूर की आपने बात की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ ऑर्गेन ट्रांसप्लांटिंग या लोग जो ऑर्गेन चोरी होते हैं, खासकर किडनी का जो तस्करी होती है, उसमें आप थोड़ा सा लाइट डालेंगे कि कैसे होता है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग? सर ट्रैफिकिंग का केस ना, इसमें ऑर्गन सेलिंग में भी, इसमें ना हॉस्पिटल्स बहुत तगड़े लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं। देखिए कि
आज किसी को किडनी की ज़रूरत है, नॉर्मल बंदा ब्लेड मार के किडनी नहीं निकाल सकता, नॉर्मल बंदा किसी की आई साइट नहीं निकाल सकता। आप ये भी सोचेंगे कि मेरी जो इंटरेक्शन होती है जिस लेवल के लोगों से भी होती है कि मरने के बाद भी ये गेम चलता है। अब जो रोड साइड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनका तो कोई पार्ट काम का नहीं है उनके लिए, पर कई बार सांस बची होती है, उनकी किडनियाँ बिकती हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखिए जहाँ नाम लिखा देते हैं कि किडनी 33 लाख रुपए की कैसे मिल जाती है विदाउट डोनर। यही तो चीज़ें होती हैं। अभी मैंने एक कहाँ का था, यूपी का, अलीगढ़ का था, कहाँ का था, एक आँख बेचते थे। ये चीज़ें ब्लेड मार के उसमें पानी की पन्नी में भर के लेके जाते थे। अब जिसको पता है काम किए कि नहीं काम किए, उसने निकाल ली मरे हुए बंदे की। अच्छा, मरे हुए बंदे की एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, निकाल ली और उसको पन्नी में रख के लेके जा रहा है सर। अब जिसको मतलब है वो, किसी को कुछ पता होता होगा कितनी देर बचती है कितनी, ये तो चल रहे हैं सर और बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं। ये हम लोगों की नॉलेज में नहीं, कोई हाई क्लास लोग चला रहे हैं। सैरोगेसी लाउड नहीं है। सैरोगेसी में कंसीव कर लेते हैं 9-9 महीने, एक बच्चे का 15-15 लाख रुपए जाता है। ऑर्गन्स में आप कह रहे हो, लड़के का रेट है 10 लाख रुपए, लड़की का है 5 लाख रुपए। नए न्यूली बॉर्न बच्चे जो शेल्टर होम में मर रहे हैं, मर थोड़ी रहे हैं, उनको बताया जाता है कि तुम मर गए। अब कौन देखने वेरिफिकेशन करने बैठा है? बहुत चीज़ें हैं सर। डमी तो इतनी चल रही, कारा की गाइडलाइंस बनी हुई, अडॉप्शन की गाइडलाइंस बनी हुई, क्यों नहीं बच्चे मिल रहे किसी को गोद? आप सोचिए, सरकार ने जब अथॉरिटी बनाई है, कितने बच्चों को गोद मिल रहे हैं? अनाथ बच्चे घूम रहे हैं, उनको दे दीजिए, नहीं देंगे। शेल्टर होम में पड़े, नहीं देंगे। उनको पता है ये बहुत तगड़े लेवल पर चल रहा है सर। अगर पार्ट्स को आदमी के निकाल के बेचा जाए तो एक आदमी के शरीर से 6 करोड़ से ऊपर के पार्ट निकलते हैं। टोटली एक आदमी 6 करोड़ वर्थ है। तो आप ये सोचिए कि जिंदा आदमी 6 करोड़ का है तो मरने के बाद तो है ही है। और जो रोड पे मर गया, एक्सीडेंट केस में मर गया, लवारिस मर गया, जिसका कोई नहीं पता, आपने मोस्टली देखेंगे पोस्टमार्टम में यहाँ चीरे मारे होते हैं, निकाले होते हैं, वो आप जैसे लोगों को थोड़ी पता है कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं है, भूसा भरा हुआ है। वो तो जिनकी क्लास है उन्हें पता है कि हमने इसमें से चीज़ क्या निकालनी है। योगेश जी, एक मूवी आई थी अभी ये सरोगेसी पे, मिमी करके। तो सरोगेसी यहाँ पर बैन है या उसे बंधुआ मजदूरी कैसे आप बता रहे हैं? मतलब एक्चुअली लॉज क्या है सरोगेसी के बारे में इंडिया में? देखो, सरोगेसी चीज़ें इंडिया में अलाउड नहीं है। तो ये चोरी छिपे चल रहा है। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े पैसे वाली औरतें हैं, जो एक्ट्रेस हैं, वो अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाह रही हैं, तो सरोगेसी के सहारे बच्चे कंसीव करवा रहे हैं। मेरी नॉलेज में एक केस था दिल्ली का कापासेड़ा का, बॉर्डर है बॉर्डरिए का। तो वहाँ पे जो वर्कर क्लास लेडीज़ हैं उनको सरोगेसी काम में रखा गया था। ओके, अलग से। और उनको एक बच्चा डिलीवर करने पे 15 लाख रुपए मिलता था, जो मेरी नॉलेज में है। तो उसमें क्या हुआ था कि 9 महीने जब से बच्चा कंसीव करवाते हैं और जब तक डिलीवरी होती है, उनको 1 क्लास 5 स्टार होटल वाली फीलिंग्स, खाना पीना, काजू बादाम जूस, वो डेली वाली जो लग्जरी है वो तो मिलना ही मिलना है। उसके अलावा 15 लाख रुपए मिलते हैं। तो जो मेरे पास थे वो था, तो उसमें वो बच्ची औरत ने लालच के चक्कर में 2 बच्चे कंसीव कर लिए थे। तो ड्यूरिंग कोरोना आ गया, कोरोना में वो एम्बुलेंस हो गई लेट, वो लेडीज़ गई मरा। तो वो बच्चे कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता अभी तक। तो मतलब हॉस्पिटल वालों ने ही सेटिंग करवाते हैं इन चीज़ों की कि नहीं हम करवा देंगे। ये जो ऑर्गन माफिया, इसे बॉन्डेज में नहीं मानेंगे, माफिया ही कहेंगे। सरोगेसी हैं बच्चों का खरीद बेच है, ऑर्गन्स खरीदने बेचने हैं। ये मोस्टली जो डॉक्टर हैं, मल्टी लेवल जो हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी, वो उन लोगों के अंदर चलते हैं। क्योंकि आप समझ ही लीजिए कि हम जैसा लोग एक पट्टी नहीं कर सकते किसी का ऑर्गन, तो कौन देखेगा? तो उनको स्पेशलाइज्ड वही तो चाहिए। तो ये चलने में अभी रिसेंट भी न्यूज़ भी पढ़ रहा था, 6 डॉक्टर पता नहीं किसी हॉस्पिटल के पकड़े गए हैं जो पार्ट्स बेच रहे थे। तो नॉर्मल बंदे के बस की बात है। और आप सोचिए कि डॉक्टर लॉबी से पंगा लेने के लिए कितना बड़ा चाहिए। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जिनकी करोड़ों अरबों की टर्नओवर है, वहाँ हम जैसे लोग तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते।
उसमें किडनी और क्या क्या फिर ऑर्गन पार्ट्स? सर बताया आपको, एक बंदे का शरीर 6 करोड़ के करीब बिकता है, जिसमें आँखें निकलती हैं, किडनी निकलती हैं, लीवर निकलते हैं। अब जो लीवर है, जो ओल्ड एज लोग हैं, अब उनको यंग बच्चों का लीवर चाहिए होता है, जब लीवर ख़राब हो जाता है, वो इतना इतना सा पार्ट 25-30 लाख का बिकता है। तो लोगों की नॉलेज में है सर। आप देखिए कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जिन लोगों से, बीमार लोगों से मिलता हूँ, जिनकी किडनियाँ ख़राब हैं, जिनकी लीवर ख़राब है, वो होप पे बैठे हैं कि आज हमारे पास पैसा होता ना 15-20 लाख रुपए में किडनी डलवा लेता। लोग कहते हैं, मैं कहता कौन है डोनर, वो तो हॉस्पिटल वाले अपने आप अरेंज कर देंगे, पर पैसा ही नहीं है मेरे पास। मैं उन लोगों से भी मिलता हूँ सर, जो कहते हैं 33 लाख रुपये में किडनी मिल जाएगी, पर पैसा नहीं है। अब मैं उनसे बात की, मैं कैसे मिल जाएगी, किसी न किसी की निकाल देंगे, जो मरने वाला होगा उसकी दे देंगे। ये जो नॉर्मल लोग हैं इनके तो हम नाम नहीं जानते, लेकिन जो मेन फिल्म स्टार्स है जिन्हें सब जानते हैं, अभी नाम लेना सही है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हम तो जानते हैं कई फिल्म स्टार्स जो प्रेग्नेंट हुए नहीं और सरोगेसी से उनके बच्चे हो गए, तो फिर उन्हें क्यों नहीं फिर किसी लॉ के दायरे में लेते, या क्यों नहीं उन्हें ये करते? सर जिनसे वो डिलीवर हुआ है बच्चा, जिस माँ का वो बच्चा पैदा हुआ, वो पता ही नहीं है, वो इंडिया से बाहर करवा रहे हैं। इंडिया में अलाउड नहीं, इंडिया से बाहर तो करवाए गए। अच्छा, तो इस तरीके से आप सर्विस कर रहे हैं। हाँ, सर्विस वो उन्होंने करना ही करना सर। वो लॉ में उन्होंने पॉइंट्स ढूंढ लिए कि इंडिया में अलाउड नहीं है, दुबई ले जाओ, यूएस ले जाओ, लड़की को ही रखना है, लड़की को वहाँ रख लेंगे। जैसे राज कुंद्रा जी ने जो उनका जो सेक्स रैकेट का ये था, वो लंदन से रजिस्टर करवाया था। तो उनको बहुत तगड़े हैं सर। ये तो ठीक है कि सोशल मीडिया है, हमारी मीडिया बहुत अच्छी है, हैं ये चल रहे हैं, सिस्टम थोड़ा सा ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर ये पुराना टाइम वापस आ जाए या और कंट्रीज़ की तरह क्या आ जाए, यहाँ तो लोग बिका करेंगे, मंडियों की तरह बिका करेंगे। जैसे पुराने फिल्मों में देखते नहीं, दास के भाव कितने का, कितनी कौड़ियों में आदमी बिक रहा है। तो ये चीज़ें आ जानी थी। वो तो हमारा सिस्टम है, गवर्नमेंट अच्छी है, सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों को कि भाई ना इन चीज़ों में क्राइम की तरफ हो। फिर भी आप देखिए कि हम कहते हैं कि दुबई में इतना अच्छा मतलब स्ट्रक्चर है, कानून है। कानून हिंदुस्तान में भी अच्छा है, पर सरकारों ने अच्छा बना रहा है, लोगों ने नीचे ख़राब कर रखा है, मिसयूज़ कर रहे हैं। आज किसी को बंदे को बेच रहे हो, कर रहे हो, 20 साल की सज़ा दे दी, ख़त्म है। 3 साल 1/3 अपनी सज़ा भुगतेगा, जमानत ले लेगा। क्यों? तो वही ऐसे आदमी को जमानत, जो हीनियस क्राइम के अंदर है, तो उससे आप जमानत ही क्यों दे रहे हो? तो वो कहीं ना कहीं लूप पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फिर मैटर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, हॉस्टाइल हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, विटनेसेस गायब हो रहे हैं, थ्रेट्स हो रही हैं। ये तो सरकार ने तो रूल बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दे दिए, पर लोग तो वो बैठे ना उनको एक्सप्लॉइट करने वाले। और बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, तो फिर कई लोग तो ऐसे ही डर के मारे ही ये हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने कोर्ट टाइम में अभी तक कोई भी हाई प्रोफाइल केस में सज़ा नहीं देखी। हाई प्रोफाइल इन द सेंस जहाँ अक्यूज्ड करोड़पति और अरबपति, मैंने अपनी लाइफ टाइम में जो अपने केसेस देख रहा हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल ही हाई प्रोफाइल हो जाते हैं, वो तो सरकारों के दबाव से, जैसे बाबा राम रहीम हो गया, बाबा खैरात पकड़ा गया, खैरात बाबा जी जो हैं, और आसाराम जी हैं, ये तो सरकारों के प्रेशर से हो गया। अगर इन पर सरकार प्रेशर ना डाले तो ये तो एक्सपोज भी नहीं होते। और खैरात बाबा जी भी उनके किसी एक एम्प्लॉय के साथ जो जोड़ा दादागिरी दिखाई, उस एम्प्लॉय की वजह से वो ये हो गया। वो तो सरकार ने सपोर्ट की ना सर, नहीं होते तो वीडियो दब जाती, लोगों के एविडेंस गायब हो जाते, या विक्टिम ही गायब हो जाते हैं सर। गलती से वो पेन ड्राइव गया पुलिस के हाथ, इसलिए वो पकड़े गए, नहीं तो फिर लैपटॉप नहीं पकड़ा जाता तो कभी भी नहीं पकड़े जाता। तो ये सारी चीज़ें कि सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, हमारे सिस्टम में बहुत अच्छे लोग बैठे। मैं ये नहीं कहूँगा राजेश जी कि हमारा इंडिया का सिस्टम बेकार है। जुडिशरी सिस्टम बहुत अच्छा है, लेबर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, काम करना चाह रहे हैं। पर क्या है ना, देखो जैसे कुछ बताना चाहूँगा, कुछ डिपार्टमेंट हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट लुधियाना में विनोद जी हैं, नरेश जी हैं, सिद्धू जी हैं, रणदीप सिद्धू जी हैं, कुछ और लेबर इंस्पेक्टर 1 लाख, उनको पता चल जाए कि बंदा बंधुआ है, एक्टिवली निकालते हैं। हर सिस्टम मारना नहीं है। अब मैं एक रेस्क्यू किया था, खजनी था, वहाँ पे अमित जी थे, उनको मैंने सिर्फ ये कहा कि सर ये आपके एरिया में कंप्लीट है, वकील साहब रुकिए 10 मिनट दीजिए, बंदे बाहर आएंगे। कह रहा मेरी एरिया में ऐसे कैसे हो जाए, IAS IPS बहुत अच्छे बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर क्या है कि वो आप ऐसे जंजलों में फंसे हुए हैं कि उन्हें ऊपर वाले लोग काम नहीं करने दे रहे। उनकी इंटेंशन है जो बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब आप देखिए, मैंने पूरे हिंदुस्तान में RTI डाली है कि मुझे पूरे हिंदुस्तान में जितने बच्चों के साथ पिछले 5 सालों में शोषण हुआ है उनकी फिगर दे दीजिए
कितनों को पैसा मिला है, कितनों की कन्विक्शन हुई है, कितने की कुटल हुई है, कितनों को कंपनसेट हुआ है। तो कई डिपार्टमेंट वालों ने, कई डिस्ट्रिक्ट वालों ने जवाब पता क्या दिया है कि इसके लिए आपको 2 रुपये पर पेज लगेंगे, 2 रुपये हमारे पास जमा कराने के लिए गोवा आ जाइए तब देंगे आपको। और कई डिपार्टमेंट वालों ने मुझे इतने प्लंदे दिए, अब उन बच्चों की पिटीशंस फाइल हो रही हैं, पैसे मिल रहे हैं उनको। अब ये नहीं है कि किसी ने काम नहीं करना तो उसने बहाना बना दिया कि 2 रुपये जमा कराने के लिए मेरे पास पहले गोवा आइए तब मैं आपको डाटा दूंगा। अब किसी की इंटेंशन ये है कि लीजिए सर सारा डाटा लीजिए, हमारे एक डाटा देने से ही अगर किसी बच्चों का, कितने बच्चों का भला हो जाए। और इसमें मेरे लगभग, मैं अगर सक्सेस हुआ तो 2 लाख के करीब बच्चों को मैं कंपनसेट करवाऊँगा। और उन्हें मालूम पड़ेगा आपने कंपनसेट करा है, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं हो सर सारा प्रोसीजरल है। मैंने तो पिटीशन फाइल कर देनी है और उसके बाद वो कंसर्न डीएम के पास जाएगा। डीएम ने उसका चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बना हुआ है, अलग विंग बना हुआ है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बने हुए हैं। उन बच्चों को फॉलो करेंगे, जिनको पैसे नहीं मिले भाई कंपनसेशन फाइल कीजिए। अब मैं उनको पिन करता रहूँगा महीने, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और सर मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा एक भी कागज़ अगर हमने कहीं फेंक भी दिया ना अंधेरे में, तब भी वो किसी के लिए बेनिफिट होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप जो लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ हो रहा है, कम से कम आप जहाँ जा रहे हैं आपकी वजह से अगर एक बच्चा सेफ रह के निकल रहा है तो आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर आपको देख के एक बच्ची, लड़की हेजिटेट हो रही है तो मतलब आपकी नेचर में कमी है। तो आप ऐसा समाज बनाइए कि इस वीडियो के माध्यम से कि कम से कम आप अपने अड़ोस पड़ोस को साफ करें और एक बच्चे को शोषित होने से बचाएं। पीड़ित 15 मिनट में हर एक बच्चा रेप पीड़ित हो रहा है। इस पॉडकास्ट के चलते चलते शायद 4 बच्चों के साथ रेप भी हो जाए, पर क्या पता वो आप रेप रोक पाते। किसकी वजह से? अवेयरनेस की वजह से। ठीक है ना। यही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं, आप हमें रिपोर्ट कीजिए, बताइए। हमारी मेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो हैं आप हमें ये बताइए। आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है इस बच्चे के साथ गलत हो रहा है, इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हम खड़े हैं उसके लिए। आप ये मत सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है पैन इंडिया काम करता है, वेबसाइट और ये सब? जी सर, वेबसाइट हमारी पैन इंडिया है, छोटी सी वेबसाइट है। पर ऐसा है कि सर एक है ना कि वकील की पावर या लॉ की पावर कह सकते हैं, लॉ पावर एसोसिएशन। हमने डॉक्यूमेंट बना दिया ना। अब मैंने आपको एमपी का केस बताया, 45 बच्चों को 9 लाख रुपए मिल गए हैं। ये कागज ही तो भेजा था हमने। अब उन बच्चों को 9 लाख मिला, वो कहेंगे कि भाई लॉ पावर ने हमें 9 लाख रुपए दिलवा दिए। सेम चीज़ें हम इन बच्चों के साथ करेंगे। ये नहीं है कि कागज़ हमने कहीं फेंका, काम नहीं आएगा, आता है। भले अब खुले, भले 2 महीने बाद खुले। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, अगर किसी ने देखा कि कोई बच्चा पीड़ित हो रहा है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, क्या अक्सर मैंने ये भी देखा है कि विदेशों में जहाँ मेड्स महंगे होते हैं तो गांव से बच्ची लेके जाते हैं इस नाम से कि चलो, और वहाँ पर वो अमेरिका में रह जाती है। तो उस हिसाब से कोई देख रहा है, किसी को मालूम है, तो वो आपको कैसे अप्रोच करे? नॉर्मल आदमी, कोई हेल्पलाइन नंबर है, क्या है? और मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए करती क्या है? पैन इंडिया में क्या पुलिस ने आप भेजते हैं? कैसे आप सर्व करते हैं पैन इंडिया? देखिए, आपको व्यूअर्स को अगर कहीं पता चल रहा है कि यहाँ मानव तस्करी हो रही है, बाल मजदूरी हो रही है, बंधुआ मजदूरी है, हमारा नंबर है जो वेबसाइट पे है 9041881447। इसके अलावा lawpowersociation@gmail.com, ये हमारी ईमेल है। आपने हमें इन्फॉर्म करना है। थोड़ा सा एविडेंस अगर हो जाए तो हमारी स्पॉट, हम उस कंप्लेंट को इमीडिएट कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजेंगे। हम आज भी एक जगह पे बैठ के पूरे हिंदुस्तान से बच्चों को और बॉन्डेड लेबर को रेस्क्यू कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि पंजाब में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए, महाराष्ट्र में बैठे हुए, कर्नाटका में बैठे हुए, कहीं भी बैठे, हमारा काम पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। हम आज आपके पास यहाँ बैठे हैं तो हमारे आज पंजाब में केसेस लड़े जा रहे हैं, बच्चों को इंसाफ दिलाया जा रहा है। तो ये नहीं है कि जैसे आपने कहा कि बच्चों को ले जाते हैं काम कराने के लिए, ये हो रहा है, ये मोस्टली हो रहा है कैनेडियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। पंजाब से बच्चे जो एससी कास्ट के हैं, जो घरों में काम करते हैं, उनको बहला फुसला के लिए तो ये चल कनाडा लेके जाता हूँ, वहाँ उनसे घर के काम करवाए जा रहे हैं और यहाँ उनके परिवार वालों को 20-30 हज़ार रुपये पे काम करवाया जा रहा है कि चल 30 हज़ार रुपये तेरे लड़के ने भेजी हैं। अब वो वहाँ लेबर कितनी महंगी कर रहा है। तो कई केसेस तो ऐसे हैं कि मतलब वो रिपोर्ट हो जाते हैं।
अब ये हमें बताया जाए, पता चलेगा, हम इन चीज़ों को उठाएंगे। इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग बहुत तगड़े लेवल पे चल रही है। लड़कियों को पंजाब से शादियां करके लेके जाया जा रहा है कि लड़की को पहले भेज देते हैं कि तू चली जा, अब वो अपने लड़के को साथ भेजते हैं कि चल वीज़ा हमारा भी लग गया, वहाँ जाके लड़की को छोड़ दिया, और फिर पैसे कहाँ हैं, लड़की खा गई, पैसा कहाँ है, लड़के खा गया। ये सारी चीज़ें चल रही हैं सर, क्रेज़ बना हुआ था। अब जाके तो जो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई हैं तब थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो हमारे पंजाब में इमिग्रेशन के इतने सेंटर थे, इतने तो करियाने की दुकानें नहीं होती थी, उससे ज़्यादा तो इमिग्रेशन के सेंटर थे। सबको कनाडा भागना था, कनाडा भागना है, अमेरिका भागना है, वहाँ है कुछ नहीं है। जो कह रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं जिसे जीने का सलीका उसके लिए यहीं अमेरिका। ठीक है ना, तो वो ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम जितना अंग्रेज़ों की, पहले तो हमने 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी की, भागो भागो भागो, अब उनके पास जाके गुलामी कर रहे हैं, वहाँ बॉन्डेड नहीं वहाँ बन गए, कहने के लिए बात है। योगी जी, आपको ये ख्याल कैसे आया कि ये ऑर्गेनाइजेशन आप बनाएं? मतलब कोई भी वकील बनता है तो सोचता है बड़ा एडवोकेट बनूं, कुछ पैसा कमाऊं या प्रोफेशनली कंसल्टेंसी अच्छी करूं, तो ये समाज कार्य कैसे आपके प्रायोरिटीज़ में आया? रची जी, हमें ना जब मैंने 2014 में लॉ पास आउट की थी ना, 13 में पास की, 14 में लाइसेंस मिला था, तो हमें कसम खिलाई जाती है कि मैं समाज के लिए अच्छा काम करूंगा और निष्काम भाव से करूंगा। पता नहीं वो कसम मेरे दिल के अंदर ही लगी रहेगी। उस दिन के बाद क्या है कि सर, हमने ये देखा कि लोगों को देखते ना, वकीलों से डरते हैं, चोर हैं, डकैत हैं, पुलिस से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं। पर हमने सोचा यार, हमारे लिए तो ये फ्री का काम है, जिसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करें फिर भी काम नहीं हो रहा उनका। हम अगर आज के टाइम पे हमने 250 परिवारों को सपोर्ट करते हैं, हमारा सर, मैं अगर अपना फिजिकल एफर्ट मारूँ तो मेरा 10% एफर्ट होता है और 90% पॉजिटिव रिजल्ट होता है। मैं अपने एक लॉयर के नाते बता रहा हूँ, अपने वकील भाइयों को जो काम कर रहे हैं, अगर हम 10% एफर्ट अपने अच्छा मारें तो 90% रिजल्ट हमारा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। तो 100% हमारा रिजल्ट अचीव हो गया। तो अगर आप ये सोचिए कि 10% पे इतना है, तो अगर हम 100% या किसी चीज़ कॉज के लिए दे दें तो हो ही जाएगा। अच्छे अच्छे लोग हैं, हमने 70 सजाएं कराई हैं सर, जो वो हैं, जिन रेपिस्ट हैं, जिनसे लोग डरते हैं, जिन्होंने मर्डर किए हैं, जेफरी एप्स्टीन जैसे लोग जो लोगों के सिर काट काट के खा रहे हैं, ऐसे केसेस में हमने पंजाब में सज़ा कराई हैं। तो आपको धमकियाँ नहीं आती, आपको डर नहीं लगता? सर कोई बात नहीं, हमने तो सोचा हुआ है कि जिस दिन मरूंगा शहीद का टैग मिल जाए, बहुत अच्छा है। तो धमकियाँ भी मिलती हैं सर, पर है कि हम सारी चीज़ें कानून के दायरे में करते हैं। बहुत लोग नज़र लगाए बैठे होते हैं हम पे कि योगेश कोई गलती करे और हम इसको पकड़ें, कहीं से किसी का नाम ले ले, किसी का वो कर दे, कोई गलत स्टेटमेंट दे दे, पर नहीं, हम सारी चीज़ें कानून के दायरे में बैठे हैं। जिन ब्रिकलिन्स पे हम रेस्क्यू होते हैं वो करोड़पति और अरबोपति होते हैं, उनके लिए हमें मरवाना कोई छोटी बात होती है, पर उन्हें पता है कि इलीगल वो बैठे हैं, ना कि हम बैठे हैं। और किसी को अगर आपकी मदद करनी हो, फिनेंशियली बोलिए, या टाइम देना हो, कुछ हेल्प करना हो आपको, तो कैसे कर सकता है वो? देखिए सर, हमें चाहिए इस टाइम पे सर पूरे देश में वॉलंटियर्स ये चाहिए कि जिनको पता चल रहा हो वो फ्री में हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए, कि हमें बच्चों से रिलेटेड काम करवाना है, कि कितने डाटा है, डाटा कलेक्शन है, डिपार्टमेंट्स में विजिट हैं, फॉलोअप लेना है, ये तो रहा उसके लिए। इसके अलावा हमें लॉयर्स की टीम भी चाहिए, अगर वो हो जाए, वकील जो वॉलंटियर हो जाए, वकील हों। इसके अलावा जो फाइनेंशियली कर सकते हैं वो उनकी श्रद्धा है, वो किसी के लिए बर्डन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डोनर बैठे हैं वो भगवान की कृपा से पहले ही बहुत अच्छे हैं। हमें फाइनेंशियली फ़िलहाल की घड़ी में ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें मॉरल सपोर्ट चाहिए। आप जैसे लोग जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को मैक्सिमम 100 लोगों पे भी पहुंचाएं, और मैं कह रहा हूँ अगर 10 लाख लोगों के पास वीडियो पहुंच गई, और वीडियोस को शेयर करने से अगर हम ज़्यादा नहीं 100 बच्चों की ज़िंदगी बचा पाए, तो ये पॉडकास्ट हमारा सक्सेस होगा। योगेश जी, आप जैसे लोग इस समाज में हैं, इसीलिए समाज का बैलेंस बना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। मैं फिर भी और जानना चाहूँगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि कोई टाइम नहीं दे पाएगा तो पैसे कैसे डोनेट करे, या आपका टोटल टीम स्ट्रक्चर कैसा है, आप किन के साथ मिलके काम करते हैं? सर हमारा ना जो लॉ पावर एसोसिएशन है, हमने 2018 में रजिस्टर की थी, तो नॉन प्रॉफिट मोटिव से हैं। तो आज भी हमारा प्रॉफिट जो मोटिव है नॉन प्रॉफिट है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से, और जो आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़ें। हमें पैसे की कोई लालच नहीं है, कोई चाह नहीं है।
ये है कि जितने लोगों के पास ये मैक्सिमम वीडियोस जाती हैं, कम से कम हमें 10, 20, 50 वॉलंटियर्स अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट से मिलने लग गए तो हमारा नेटवर्क कितना अच्छा जाएगा। और वो नेटवर्क भी हमें उन लोगों का चाहिए कि जो इंटेंशनली काम करना चाह रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल और कुछ हमारे काम बिगाड़ने वाले एक भी आ गया तो वो हमारा सिस्टम सारा लैप्स कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से यही है कि मैक्सिमम इस वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को कम से कम 1 मिलियन व्यूज़ दें, ताकि कम से कम जो 100 बच्चों को हम अब्यूज़ से बचा पाएँ और उनको जस्टिस दिला पाएँ। अगर आपकी ये वीडियो सही लोगों तक पहुंच गई जिनके साथ हुआ है और उनको कंपनसेट करा पाए, उनको रिहैबिलिटेट करवा पाए, उनको ट्रॉमा से निकाल पाए, तो शायद आज आपका ये वीडियो देखने का मोटिव पूरा हो जाए। आपके कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी देना चाहते हैं? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ला पावर एसोसिएशन। तो बेसिकली हम काम करते हैं बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, मानव तस्करी, बाल यौन शोषण। इनसे संबंधित आपको कुछ भी ऑफेंस दिखता हो तो इमीडिएटली हमें ईमेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। थैंक यू योगेश जी, आप आए हमारे पास, आपने इतना टाइम निकाला और इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपने हमें भी मौका दिया आपका ये काम फैलाने के लिए। शुक्रिया मुंबई आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।